हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवंती क्लासेस। माय नेम इज मंजित भारद्वाज। आई एम योर केमिस्ट्री लेक्चरर। आज हम केमिकल काइनेटिक्स का 6th लेक्चर पढ़ने वाले हैं। इसमें कोशिश करेंगे कि सारे जितने भी फॉर्मूले बचे हुए हैं वो सब हम एंड कर दें। ठीक है, लेट्स स्टार्ट द लेक्चर। लेट मी चेक दिस। यस गाइस, थोड़ा आज मैं इसको ब्लैक नहीं कर पाया इस पेज को। ठीक है, पहले मैंने इसको कोशिश की थी कि ये स्क्रीन ब्लैक हो जाए। अब थोड़ा सा आपको आज एडजस्ट करना पड़ सकता है। ठीक है, स्क्रीन ब्लैक नहीं हुई थी। ठीक है, कुछ प्रॉब्लम आ गया था इसमें भी। नो प्रॉब्लम सर। ओके बेटा, इस चैप्टर की लास्ट क्लास होगी बेटा। कोशिश करेंगे कि बिल्कुल एंड कर दें। मे भी कोई एक टॉपिक रह जाए जो मुझे लगता है कि शायद रह सकता है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले एक्टिवेशन एनर्जी बताता हूँ बेटा। ठीक है, व्हाट इज एक्टिवेशन एनर्जी? एक्टिवेशन एनर्जी देखिए क्या चीज होती है। ठीक है, मैं आपको बीच बीच में पेज एडिट करके समझाता रहूंगा कि इसमें क्या है। एक्टिवेशन एनर्जी का मीनिंग क्या है कि जैसे ये ग्राफ बना हुआ है, इस ग्राफ को मैं थोड़ा रफली आपको यहाँ समझाने की कोशिश करूंगा। ठीक है, ताकि आपको थोड़ा थोड़ा सा इसके बारे में समझ में आ जाए कि ये क्या चीज है। ठीक है, तो हम इसको रफली लेंगे सबसे पहले कि ये नॉर्मल ग्राफ है आपके पास। सपोज दैट कि रिएक्टेंट जो है उनकी एनर्जी यहाँ पर है। ठीक है, ये रिएक्टेंट की एनर्जी है। रिएक्टेंट की एनर्जी, ठीक है, रिएक्टेंट की एनर्जी जो है वो इस जगह पर है। ओके, अब हमने क्या किया कि हम इसको प्रोडक्ट बनाना चाहते हैं और प्रोडक्ट की एनर्जी सपोज दैट कि यहां है, प्रोडक्ट यहां पर बनेंगे। ठीक है, जैसे मान लो हम जनरल काउंट कर लेते हैं कि H2 प्लस O2। ठीक है, ये सेम ही एग्जांपल है एक्सोथर्मिक रिएक्शन का। ये वाटर बन रहा है, इसमें यहाँ 2 लग जाएगा, यहाँ 2 लग जाएगा। ठीक है, अब इस रिएक्शन की एनर्जी, ये रिएक्टेंट्स हैं हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, इनकी कुछ तो एनर्जी होगी, ये तो आपको पता है ना। ठीक है, एनर्जी पोजेस्ड बाय द मोलिक्यूल्स, जो एनर्जी मोलिक्यूल पोजेस कर रहे हैं उनकी कुछ जो बेसिक एनर्जी है। ठीक है, कुछ जो एनर्जी ऑलरेडी वो लेके बैठे हैं उसको हम बोलते हैं रिएक्टेंट की एनर्जी। तो वो सपोज दैट इस लेवल पर है। ठीक है, और ये जो आपके ग्राफ के अंदर इस तरफ जो है, इस तरफ पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रही है। ठीक है, यहां तक ये सबको समझ में आ गया जो मैंने अभी तक लिखा? यस सर। ठीक है, यानी रिएक्टेंट जो है वो इस एनर्जी पर है, प्रोडक्ट इस एनर्जी के ऊपर, इस लेवल पर प्रोडक्ट बनने वाले हैं। ठीक है, तो यानी कि अब देखो कितना डिफरेंस है दोनों में। अगर इनका डिफरेंस चेक करेंगे आप रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की एनर्जी का, तो ये रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की एनर्जी का डिफरेंस इतना आ रहा है, मतलब रिएक्टेंट की प्रोडक्ट प्रोडक्ट की एंथैल्पी एनर्जी थोड़ी सी नीचे हो रही है। तो एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन डाउन चली गई। ठीक है, डाउनवर्ड है। तो ये गैप है, हल्का सा गैप, प्रोडक्ट कम हो गई, इस प्रोडक्ट की एनर्जी कम हो गई, सॉरी। तो क्या होगा, प्रोडक्ट की एनर्जी कम होने से क्या मतलब होता है कि ये रिएक्शन एक्सोथर्मिक है, ये रिएक्शन हमें एनर्जी देगी। ये बात समझ में आ गई सबको? यस गाइस। यस सर। ठीक है, इसमें आपके में +1 वाले जो बहुत छोटे मोटे जो कॉन्सेप्ट हैं वो क्लियर नहीं है, मैं उसको भी बेसिक को थोड़ा सा लेके चल रहा हूँ ताकि आपको सीधा समझ में आए कि रिएक्टेंट हाई एनर्जी पर थे, प्रोडक्ट लो एनर्जी पर है, इसका मतलब रिएक्टेंट ने कुछ एनर्जी हमें दे दी। तो क्या ये लो एनर्जी पर अपने आप चले जाएंगे? नहीं, पहले इनको ना थोड़ी सी हाई एनर्जी करनी पड़ेगी। ठीक है, यानी इन अब ये किस लिए करनी पड़ेगी? कोलिजन थ्योरी है हमारे केमिस्ट्री के अंदर। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंटली आपके वही आती है +2 के अंदर, और इसके अलावा दूसरी थ्योरीज नहीं है। ठीक है, तो कोलिजन थ्योरी क्या कहती है कि एक ये मान लीजिए हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल है, हाइड्रोजन H2 का मॉलिक्यूल। ठीक है, अब H2 के मॉलिक्यूल को अगर सही तरीके से बनाए तो वो कुछ ऐसा बनेगा। 2 एटम्स हैं बीच में घुसे हुए एक दूसरे के। ठीक है, सेम एज इट इज एक ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल है। ठीक है, ये ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल, वो कहता है कि जब ये दोनों आपस में टक्कर लगाएंगे, दे कोलाइड, कोलिजन, दे विल कोलाइड विद ईच अदर। ठीक है, तो इनके बीच में कोलिजन होगा। ठीक है, और कोलिजन के बाद में क्या होगा, यहां पर आपको 2 हाइड्रोजन के साथ एक ऑक्सीजन जुड़ जाएगी, तो वो कुछ ऐसा बनेगा कि 2 हाइड्रोजन के साथ में एक ऑक्सीजन जो है वो जुड़ रही है। ठीक है, तो इस तरह से मॉलिक्यूल बन जाएगा। प्लस आप ये कह सकते हैं कि प्लस में एक ऑक्सीजन, तो यहां पर मैं इसको अगर मेंशन करूं कि ये ऑक्सीजन है और ये हाइड्रोजन है। ठीक है, तो प्लस में एक ऑक्सीजन, ये बन गया वाटर। तो प्लस में एक ऑक्सीजन का एटम जो है वो फ्री हो जाएगा। ठीक है, 1 ऑक्सीजन का एटम फ्री। ओके, ये समझ में आ गया? तो इससे यानी हमारी कोलिजन थ्योरी क्या कहती है कि मॉलिक्यूल आपस में टकराते हैं तभी प्रोडक्ट बनते हैं।
ठीक है। अब सिंपल सा टकराने को लेकर मैं आपको एक सिंपल कॉन्सेप्ट समझा देता हूँ, शायद मैंने आपको पहले बताया, मुझे अब वो ध्यान नहीं है। ठीक है, लेट मी टेक समथिंग। ये देखिए मेरे पास क्या है, एक फ्लूइड है। फ्लूइड समझते हैं, वो व्हाइटनर होता है, पेज को व्हाइट कर देता है अगर कुछ रोंग हो जाए, यस सर। गलती हो जाए ना, करेक्शन पेन भी बोलते हैं इसको। तो अगर इसका एक मैंने ये कैप खोल लिया, ठीक है, अब मैं इसको कोलाइड कराने की कोशिश कर रहा हूँ, नीचे किया, कैप नीचे गिर गया, ठीक है। हल्का सा मैंने इसको फिर से जोड़ने की कोशिश की यहाँ पर, ठीक है, और ये फिर से नीचे गिर गया। जैसे ही मैं इसको छोड़ रहा हूं वैसे ये नीचे गिर जाता। अगर मैं इसको उल्टा कर देता हूं तो लगेगा कि कैप लगा हुआ है, बट जैसे ही मैंने इसको नीचे किया कैप फिर से गिर गया। ठीक है, तो इसका मतलब मुझे हल्का सा इसे, ये आवाज सुनाई दी आपको? क्लिक की आवाज आई है, देखिएगा जरा, क्लिक की आवाज आई, आवाज नो सर। अभी आई होगी, दोबारा से सुनिए। ठीक है, मेरा माइक थोड़ा सा नॉइस कैंसलेशन करता है। यस सर, अब आई। आई, ठीक है। तो यानी जब ये क्लिक की आवाज आती है तो मुझे एक फोर्स से, एक पर्टिकुलर फोर्स से, और इस तरह से इसको दबाना पड़ेगा जिससे एक क्लिक की आवाज आएगी, और इसके बाद अब ये कैप नीचे नहीं गिरेगा। अगर मैं इस फोर्स से कम फोर्स लगाऊंगा, थोड़ा सा, मतलब मैं सिर्फ अपने फिंगर से इसको इस तरह से दबाने की कोशिश करूं, ठीक है, इस तरह से इसको फिंगर से हल्का हल्का दबाने की कोशिश करूं, तब भी ये वापस नीचे गिर रहा है। मतलब जब तक मिनिमम फोर्स इस पर अप्लाई नहीं होगा, जब तक मिनिमम फोर्स अप्लाई नहीं होगा, तब तक ये बंद नहीं होने वाला है। सेम थिंग अप्लाई होती है, दो मॉलिक्यूल जब आपस में कोलाइड करते हैं गैसेस फॉर्म में, ये कोलिजन थ्योरी गैस के ऊपर ही एप्लीकेबल होती है, गैसेस रिएक्टेंट के ऊपर, तो वो आपस में इतना जोर से जरूर कोलाइड करें कि वो परफेक्टली एक दूसरे के साथ भिड़ जाएं और प्रोडक्ट बन जाए। पहला रूल तो ये है, ठीक है। उसके बाद में हम कोलिजन थ्योरी करेंगे, इसी सेशन में कोशिश करेंगे कि कोलिजन थ्योरी कंप्लीट हो जाए। तो पहला रूल ये कहता है कि वो कोलाइड करेंगे, और इतना जोर से कोलाइड करना चाहिए कि जैसे मॉलिक्यूल बन जाए, पक्के तौर पर हमारा मॉलिक्यूल बन जाना चाहिए कोलिजन से, ठीक है। और दूसरा जो एटम है वो अलग हो जाना चाहिए, जो वट एवर द एटम इज इट इज, ठीक है। तो इस तरह से हम, कम से कम हमें वो फोर्स चाहिए। अगर उससे कम आप फोर्स देंगे तो वो कभी मॉलिक्यूल नहीं बनेगा, उससे ज्यादा देंगे तो कोई दिक्कत नहीं। अगर मैं इस पेन के कैप को बहुत जोर से भी अंदर ठोक देता हूं, बहुत जोर से का मतलब इतना नहीं कि आप इनफाइनाइट आप इसके ऊपर फोर्स लगा दे, नहीं। हम बात कर रहे हैं कि एक लिमिटेड सी, लेकिन जोर से, इस बार मैंने जोर से मारा, जितनी चाहिए उससे ज्यादा एनर्जी दे दी, तब कोई दिक्कत नहीं है, कैप अब भी बंद हो जाएगा। ये बात समझ में आ गई? यानी कि मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड है जिससे कि कैप बंद हो जाए, और वो जो मिनिमम एनर्जी है उसी को बोलते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू change the reactant into product in a chemical reaction is called activation energy। minimum energy कि जिसके ऊपर प्रोडक्ट बनते हैं, जिस एंथैल्पी पर, जिस रिएक्शन पर प्रोडक्ट जो है वो बनते हैं, वो मिनिमम एनर्जी जो होगी उसको हम बोलते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। गॉट दिस गाइज? यस सर। ठीक यस है। सर। तो अब देखिए, ये अब आपको समझ में आ गया। तो ये यानी रिएक्टेंट यहां पर थे, और मैंने क्या किया, रिएक्टेंट की एनर्जी बढ़ाई, और बढ़ाने के बाद में, ठीक है, और उस मैं दोबारा से बनाता हूँ थोड़ा बेटर, बढ़ाने के बाद में वापस नीचे आई और यहाँ आके ये प्रोडक्ट बन गए, ठीक है। प्रोडक्ट्स यहाँ आके बन गए, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पर प्रोडक्ट बन रहे हैं। फिर से थोड़ा बेटर बना देते हैं इसे, यहाँ आके इस एनर्जी पर आके प्रोडक्ट बन गए, ठीक है। यानी ये जो अब एनर्जी है, अब देखिएगा ध्यान से कि ये जो जो एनर्जी है, ठीक है, ये है एक्टिवेशन एनर्जी। लेकिन क्या ये एक्टिवेशन एनर्जी है? नहीं। कुछ एनर्जी जो थी ना, यानी आप क्या जीरो से लोगे, यहां से अगर मैं ये लाइन लगाऊं यहां से यहां तक, क्या ये एक्टिवेशन एनर्जी है? इस टोटल एनर्जी को, यानी यहां पर जितनी भी एनर्जी थी, जीरो नहीं मान सकते हम इसे, आई कान नॉट राइट इट जीरो, व्हाई? क्योंकि ये एक स्टैंडर्ड फॉर्म है। मान लीजिए यहां पर जो एनर्जी है, ठीक है, यहां पर जो एनर्जी है वो स्टैंडर्ड फॉर्म की एनर्जी है रिएक्टेंट की, स्टैंडर्ड। सर रूम टेम्परेचर पे। हाँ स्टैंडर्ड, एक मिनट रुकिए। स्टैंडर्ड एनर्जी का क्या मीनिंग होता है? अभी स्टैंडर्ड एनर्जी में जनरली ऐसा माना जाता है कि रूम टेम्परेचर यानी 25 डिग्री सेल्सियस, इसे हम इसे बोलते हैं 298 केल्विन, ठीक है, और प्लस में 1 बार प्रेशर, ठीक है। अगर इसके ऊपर कोई रिएक्टेंट पड़ा है, ठीक है, इस फॉर्म में कोई रिएक्टेंट पड़ा है, तो उसकी एनर्जी जो है वो जीरो मानी जाती है, अगर वो अपने एलिमेंटल स्टेज में है तो।
ये भी एक प्रॉब्लम है कि वो एलिमेंटल स्टेज में है, ठीक है, उसको हम बोलेंगे वो स्टैंडर्ड एंथैल्पी में है। तो मान लो जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का मैंने एग्जांपल दिया, तो ये एलिमेंटल स्टेज के अंदर ही है, दोनों के दोनों, और ये कोलाइड करके वाटर बना रहे, तो ये स्टैंडर्ड स्टेट में ही वाटर बन रहा है, ठीक है। स्टैंडर्ड स्टेट से मतलब हायर एनर्जी में। हाँ बेटा। H2 हाइड्रोजन का एलिमेंटल स्टेट है या कंपाउंड स्टेट है? एलिमेंट, हम इसको एलिमेंटल स्टेज और कंपाउंड स्टेट दोनों मान सकते हैं, बट यहाँ पर एलिमेंटल स्टेज आएगी, क्योंकि हाइड्रोजन जो है वो एग्जिस्ट ही H2 की फॉर्म में करता है, ऑक्सीजन एग्जिस्ट ही O2 की फॉर्म में करता है, हालांकि O3 में भी करता है, बट हमने एक एलिमेंटल स्टेज दिया O2 को, नॉट O3, ठीक है। हमने इनको एलिमेंटल प्लस कंपाउंड आप कह सकते हैं, बट ये एलिमेंटल ज्यादा बेटर है, मोलिकुलर फॉर्म इनकी एलिमेंटल ही है। आप अकेला हाइड्रोजन के एटम को एलिमेंट नहीं मानेंगे, ठीक है, क्योंकि जिस फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं हमने उनको उसी फॉर्म में एक्सेप्ट कर लिया, ताकि बार बार उसको तोड़ने की एनर्जी, फिर उसको जोड़ने की एनर्जी, वो बार बार हमें उसमें जोड़नी या घटानी ना पड़े। हमने अपने कन्वीनियंस के हिसाब से, हम जहां पर हैं, जिस टेम्परेचर में हैं, जिस प्रेशर में हैं, उसके हिसाब से हमने सारी कंडीशनें ले ली, ताकि हमें बार बार प्लस माइनस ना करना पड़े। अगर आप हाइड्रोजन सिर्फ एटम की बात करोगे, तो आपको ये भी बात करना चाहिए कि सारी चीजें 0 केल्विन में लेनी चाहिए। इज नॉट दिस, समझ में आ रहा है? यस सर। 0 केल्विन पर क्यों नहीं लेते भाई? 25 क्यों ले रहे हैं? 25 रूम टेम्परेचर मान लिया उन्होंने अपनी तरफ से, स्टैंडर्डाइज कर दिया आपको कि सर 20, चलो हम 0 डिग्री सेल्सियस पे ले लें। 0 डिग्री बेटा कुछ नहीं होता, स्टैंडर्ड टेम्परेचर केल्विन में होता है, केल्विन जो है वो 0 केल्विन है, और वो -273.16 डिग्री सेल्सियस है, -273.16 डिग्री सेल्सियस। तो हाँ जी। उसमें हम है ना, क्यों? क्योंकि हमने स्टैंडर्ड माना, अपने आसपास जो कंडीशन है ना उसको हमने स्टैंडर्ड मान लिया, और उस कंडीशन में जो चीज एग्जिस्ट कर रही है उसी को एलिमेंट मान लिया कि भाई सर एलिमेंट ही है ये। पॉसिबल नहीं है ना, वो पॉसिबल हाँ, भी नहीं है 0 डिग्री। वो पॉसिबल भी नहीं है, तो अब देखो वो तो एक पॉसिबल नहीं है मान लिया, लेकिन एक चीज आपको बार बार बदलनी पड़े, बार बार। जैसे एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर को हम क्या मानते हैं? स्टैंडर्ड मानते हैं, बट एक्चुअल में जो एसआई यूनिट मानते हैं ना, सॉरी स्टैंडर्ड, बट एक्चुअल में एसआई यूनिट कौन सा है? बार। बार प्रेशर का पास्कल। पास्कल, हाँ पास्कल है, मान सकते हो, बट पास्कल को भी नहीं मानते। देखो निकलता तो पास्कल है, यू आर राइट, निकलता पास्कल है। जब हम एसआई यूनिट की बात करते हैं, सारे यूनिट्स को आपस में लेफ्ट राइट करके उनको जो डिराइव्ड यूनिट बनाते हैं, तो उसमें पास्कल निकलता है, बट हम मानते हैं बार को, एसआई यूनिट को बार मानते हैं। आपने केमिस्ट्री में यूज किया होगा, बार इज एसआई सर यूनिट। एटीएम एटीएम मानते नहीं तो। वरना एटीएम, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। लेकिन बार क्या है? बार होता है 1 लाख पास्कल से एक बार बनता है, तो वो पास्कल बहुत छोटा था, इसलिए हमने उसको बड़ा कर लिया, तो बार बन गया। अब बार में भी एक प्रॉब्लम आई है, तो वो ऐसा ही, बट वो बार बार एटमॉस्फेरिक, सारी कैलकुलेशन होती है एटमॉस्फेरिक प्रेशर के ऊपर, ठीक है। तो बार बार एटीएम को बार में कन्वर्ट करना पड़ रहा था, एटीएम को बार में, तो 1 बार के अंदर जो होते हैं 1.01325 एटमॉस्फेयर, 1 एटीएम में 1.01325 एटमॉस्फेरिक होते हैं, ठीक है। इतने सॉरी इतने बार होते हैं, गलत बोल रहा हूं मैं ना, मैं लिख देता हूं उसको। देखो क्या है, 1 एटीएम के अंदर 1 एटीएम इक्वल होता है 1.01325 बार, यानी एक एटीएम जो है वो 1 बार से थोड़ा सा ज्यादा है। समझ में आ रहा है? थोड़ा सा ज्यादा, ठीक है। लेकिन क्योंकि ये थोड़ा सा ज्यादा भी हमें बार बार चेंज करना पड़ रहा था, इसलिए हमने एटमॉस्फेयर को भी स्टैंडर्ड मान लिया। ऐसा यूनिट नहीं है वो, बट स्टैंडर्ड मान लिया कि स्टैंडर्ड प्रेशर यही है। तो स्टैंडर्ड तो किसी को भी मान सकते हो, स्टैंडर्ड का मतलब क्या होता है कि अपने आप में इसका क्या लेवल है, तो हमने किसी चीज को लेवल को स्टैंडर्डाइज कर दिया कि ये स्टैंडर्डाइज है, इससे नीचे वाली चीजें बर्दाश्त नहीं है, इससे ऊपर वाली ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, बट इससे नीचे नहीं है, ठीक है। तो हम इससे नीचे की बात नहीं करेंगे। तो वैसे ही 1 बार प्रेशर को, 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर को, तो यानी 298 को हमने स्टैंडर्ड माना, तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है। तो यानी कुछ एनर्जी एटम्स में, मोलिक्यूल्स में ऑलरेडी होगी। हम अब अपने टॉपिक पर आते हैं फिर से, ठीक है। मैं अब इसको रब कर रहा हूं, ये स्टैंडर्ड बताने का मीनिंग क्या था मेरा, कि आपके पास में कुछ स्टैंडर्ड एनर्जी होती है मोलिक्यूल्स के पास, दैट इज नॉट जीरो, इस पॉइंट पर जीरो नहीं है, बस मैं ये बताना चाहता था। क्लियर है बेटा ये सबको? यस गाइज, यस सर। यस सर। है ना? तो यानी इस पॉइंट पर जीरो नहीं है, तो इस पॉइंट से लेकर स्टैंडर्ड इनकी एनर्जी से लेकर और ऊपर तक ये टोटल एनर्जी होती है थ्रेशोल्ड एनर्जी। तो अगर मैं इसको, इस पॉइंट को मानूं यहां से, और इसको मैं एरो कर रहा हूं, ठीक है, ये एनर्जी जो है ये थ्रेशोल्ड एनर्जी बोलते हैं, थ्रेशोल्ड एनर्जी। तो थ्रेशोल्ड एनर्जी का मतलब क्या है कि यहां इस पॉइंट तक, जीरो से इस पॉइंट तक थ्रेशोल्ड एनर्जी है, लेकिन एक्टिवेशन क्या है? एटम्स की ऑलरेडी कुछ एनर्जी थी ना, तो यानी जो मोलिक्यूल्स थे, रिएक्टेंट थे, उनकी ऑलरेडी एनर्जी थी, ये वाली, यहां से ऊपर उठाया मैंने सिर्फ उनको, यानी उनसे रिएक्शन करवाने के लिए मुझे सिर्फ यहां से ऊपर एनर्जी देनी है, इसको बोलते हैं एक्टिवेशन एनर्जी।
गोट दिस ईए लिखा हुआ है जो एक्टिवेशन एनर्जी। अभी समझ में आई एक्टिवेशन एनर्जी क्या है, थ्रेशोल्ड एनर्जी क्या है? यस यस सर। ठीक है, बस इस डिफरेंस को याद रखना। तो अगर हम ये बोलें कि एक्टिवेशन एनर्जी को निकाल लो तो वो क्या होती है, एनर्जी और थ्रेशोल्ड एनर्जी को, तो एनर्जी पोजेस्ड बाय द, थ्रेशोल्ड एनर्जी क्या है, बाय द मॉलिक्यूल्स, एनर्जी पोजेस्ड बाय द मॉलिक्यूल्स। ठीक है, और लास्ट तक जब वो रिएक्शन करने के लिए उसको लास्ट तक वहां से लेकर जीरो से लेकर वहां तक, वो जीरो जीरो नहीं है, बस ये ध्यान रख लेना। ठीक है, यानी इलेक्ट रिएक्टेंट्स की जो एनर्जी थी, तो अब मैं आपको ये पहले वाला ग्राफ भी दिखाता हूँ। ठीक है, ये देखो ये क्या कह रहा है, थ्रेशोल्ड एनर्जी तो 0 पे है ना एटलीस्ट। थ्रेशोल्ड एनर्जी जीरो से नहीं है बेटा, थ्रेशोल्ड एनर्जी वहां से है जहां हम ये मान सकते हैं कि उनकी जो स्टैंडर्ड स्टेट थी, यही तो मैंने बताया। आप देखो बताता हूं, फिर से देखना इसे, जहां इनकी ये जो स्टेट है ना, यहाँ इस जगह पर ये स्टैंडर्ड स्टेट है। स्टैंडर्ड स्टेट के अंदर जो एनर्जी होती है रिएक्टेंट्स की, उस एनर्जी से लेकर और लास्ट जब वो रिएक्टेंट रिएक्शन करने के लिए इनफ एनर्जी गेट कर लेंगे, वहां तक की टोटल एनर्जी को थ्रेशोल्ड बोलेंगे। ठीक है, ओके, एंड फिर समझ, एक्टिवेशन कहाँ पे लेंगे एक्टिवेशन होगी एनर्जी पोजेस्ड बाय द रिएक्टेंट। अभी रिएक्टेंट स्टैंडर्ड सर जो स्टेट उस में, टाइम में? जरूरी नहीं है ना वो स्टैंडर्ड स्टेट में, वो स्टैंडर्ड से ऊपर हो सकते हैं। ओके समझ गए, जैसे मान लो 25 डिग्री सेल्सियस हमने स्टैंडर्ड माना, लेकिन रिएक्टेंट की एनर्जी अभी जो है वो 40 डिग्री पर है, तो 40 डिग्री से ऊपर जितनी एनर्जी हमें देनी पड़ेगी ताकि वो रिएक्शन कर ले, उसको बोलते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। तो वो छोटी है। सर, अगर एक्टिवेशन एनर्जी जो है वो थ्रेश मतलब जो अभी एटम्स की करंट एनर्जी है वो अगर स्टैंडर्ड से कम है तब क्या होगा? स्टैंडर्ड से कम नहीं होने वाली है उसकी एनर्जी। अगर हम स्टैंडर्ड स्टेट से कम मानते हैं तो हम क्या करते हैं कि उसको फिर वो और नेगेटिव चली जाएगी, डोंट वरी, वो और नेगेटिव में होगी तो कम से कम उसे स्टैंडर्ड पे लाके और उसके बाद में ही कैलकुलेट करेंगे, फिर हम उससे नीचे वाली को कैलकुलेट नहीं करने वाले, ओके है ना। स्टैंडर्ड से कम स्टैंडर्ड से कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि स्टैंडर्ड मतलब हमारा नॉर्मल एटमॉस्फेयर नॉर्मल प्रेशर, तो हम यूं थोड़ा कि उसको पहले ठंडा करेंगे, है ना जरूरत से ज्यादा माइनस में ले आए उसको, और फिर उसके बाद में उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट करेंगे कि भाई अब मैं इससे रिएक्शन करवाना चाहता हूं और मैं यहां से काउंट करूंगा। आप यही कह रहे हो ना कि मैं तो यहाँ से -10 से काउंट करूंगा सर, मैं नहीं करता 0 से, मैं नहीं करता 25 से। अब -10 से काउंट करो, एक दूसरा स्टूडेंट कहेगा मैं तो -15 से करूंगा, तीसरा बोलेगा मैं -20 से करूंगा, सबके अलग अलग व्यू, है ना, सबकी थ्रेशोल्ड एनर्जी जो है वो अलग अलग है, डोंट वरी। लेकिन हम क्या मानते हैं भाई, थ्रेशोल्ड एनर्जी स्टैंडर्ड स्टेट पे लाने के बाद में ऊपर की एनर्जी को कैलकुलेट करेंगे, वरना सबकी थ्रेशोल्ड एनर्जी बदल जाएगी। सोचो, हर स्टूडेंट की थ्रेशोल्ड एनर्जी अलग आएगी अगर वो अपने हिसाब से वैल्यू लेगा। समझ में आ गया? यस, यस क्लियर सर। है ना? ठीक है, तो यानी आपको स्टैंडर्ड थ्रेशोल्ड एनर्जी हमेशा एक पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए थ्रेशोल्ड एनर्जी की वैल्यू कभी नहीं बदलती, बस ये याद रख लेना। तो अगर वो नहीं बदलती इसका मतलब कम से कम स्टैंडर्ड स्टेट से ऊपर तक की थ्रेशोल्ड एनर्जी होती है जहां पर वो रिएक्शन करना शुरू करते हैं। और एक्टिवेशन एनर्जी, जहां रिएक्टेंट अभी है, जिस भी एनर्जी में जो स्टैंडर्ड से ऊपर है, नीचे नहीं, जिस स्टैंडर्ड से ऊपर है, और उससे ऊपर जो एक्टिवेशन हमें सप्लाई करना है, दैट इज। ठीक है, तो ये होती है एक्टिवेशन एनर्जी, थ्रेशोल्ड एनर्जी। और प्रोडक्ट कैसे बनेगा, अब मैं आपको इसका जो ग्राफ है वो शो कर देता हूं। एक्टिवेशन एनर्जी यहां पर इस ग्राफ के अंदर जो मैं मेंशन कर रहा हूं, अब वो ध्यान दे लेना। ठीक है, एक्टिवेशन एनर्जी, ये एक्टिवेशन एनर्जी का कॉन्सेप्ट है। यहां पर ईटी का मतलब थ्रेशोल्ड एनर्जी है। ठीक है, और ये किस बेस पर है, ये है एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स और ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी। ठीक है, इसको ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी भी बोलते हैं। हम क्या मानते हैं कि रिएक्टेंट्स को, रिएक्टेंट्स ये रहे, रिएक्टेंट्स इनकी एनर्जी ये रही, ठीक है, यहां पर है रिएक्टेंट्स की एनर्जी। तो रिएक्टेंट्स को हम ये मानते हैं कि रिएक्टेंट्स को कम से कम कुछ एनर्जी, जो रिएक्टेंट्स को जिस बैरियर एनर्जी बैरियर से पास आउट होना पड़ता है प्रोडक्ट बनाने के लिए, ठीक है, जिस एनर्जी बैरियर से पास आउट होकर प्रोडक्ट बनाने के लिए वहां पर जाना पड़ता है, उसको हम बोलते हैं उसको हम बोलते हैं क्या नाम था, थ्रेशोल्ड, सॉरी, एक्टिवेशन एनर्जी। ठीक है, तो एक्टिवेशन एनर्जी के लिए अब आपको ये याद रखना है, क्लियर है ये? ठीक है, और ये एक्टिवेशन और ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी है। इस थ्योरी का नाम है ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी और एक्टिव। ओके सर। ठीक है, अब उसके बाद में देखिए, एक्टिवेशन एनर्जी समझ में आ गई, थ्रेशोल्ड एनर्जी समझ में आ गई। अब फर्दर एक और चीज है, लेट मी चेक दिस, शायद मैंने कुछ गड़बड़ किया। ठीक है, मुझे पता था कि मैंने कुछ गड़बड़ कर दिया है, बट मुझे चेक करना था उसे। ठीक है, देखिए भैया, वो गड़बड़ मैं आपको बताता हूँ क्या हुआ है इसके अंदर। उसको सही किया जा सकता है क्या? नहीं किया, यहाँ तो नहीं किया जा सकता कम से कम।
ठीक है, ये प्रोडक्ट की जो एंथैल्पी है, मैं इसको यहाँ पर एडिट कर देता हूँ, प्रोडक्ट वाली एनर्जी ये है डेल्टा एच। ठीक है, और नीचे ये लाइन गलत है। ठीक है, हो गया एडिट, दैट्स इट, है ना। तो यानी कि एंथैल्पी ऑफ द रिएक्शन कैसे कैलकुलेट करोगे आप लोग, एंथैल्पी ऑफ द रिएक्शन वो कैसे कैलकुलेट होने वाला है, अब वो आपको समझ में आ गया होगा कैसे होगा। रिएक्टेंट की जो एनर्जी है और प्रोडक्ट की जो एनर्जी है, हम इन दोनों को आपस में माइनस कर देते हैं, प्रोडक्ट की एनर्जी माइनस रिएक्टेंट की एनर्जी। सिर्फ ये प्रोडक्ट वाली एनर्जी और रिएक्टेंट वाली एनर्जी, इनकी एनर्जीज का माइनस जो होता है वो एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन होता है, डेल्टा एच की वैल्यू। ठीक है, +1 में ये कॉन्सेप्ट आया था, थोड़ा इसके ऊपर न्यूमेरिकल भी थे थर्मोडायनेमिक्स में, लेकिन अगर नहीं समझ में आया था या नहीं किया था, डोंट वरी, सीधा आप कर सकते हैं किया रिएक्टेंट था। रिएक्टेंट घटाते हैं, भले वो कम है भले ही ज्यादा। तो यहाँ से आप देख के ये भी बता सकते हो प्रोडक्ट की एनर्जी कम है, रिएक्टेंट की एनर्जी ज्यादा है, तो प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट यानी हमें एनर्जी मिलेगी, माइनस में एंथैल्पी आएगी, सीधी साफ चीज। ठीक है, तो ये चीज अब आपको मेंशन रखनी है कि प्रोडक्ट की एनर्जी यहाँ तक है। क्लियर है, एक्टिवेशन एनर्जी समझ में आ गया, थ्रेशोल्ड एनर्जी समझ में आ गया, और ये है एक्सोथर्मिक रिएक्शन के लिए। अब एंडोथर्मिक रिएक्शन के लिए क्या आप लोग कोई ग्राफ बना सकते हो एंडोथर्मिक के लिए? यस सर इसमें ठीक है, प्रोडक्ट की जो एंथैल्पी होगी वो मतलब जो वो रिएक्टेंट पे ज्यादा आएगी प्रोडक्ट की एनर्जी, है ना। तो तो ये मान ग्राफ लीजिए यहाँ, फॉरवर्ड हो हाँ, जाएगा। मान लीजिए हम यहाँ से ऐसे करके ऐसे उठा रहे हैं और ये यहाँ पर डायरेक्ट डाल दिया, तो ये है प्रोडक्ट, ये है रिएक्टेंट की एंथैल्पी। ठीक है, और इन दोनों के बीच का गैप कितना आएगा, ये डेल्टा एच आएगा, इन दोनों के बीच का गैप। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ लाइन लगाऊं और ये निकालूं तो ये होगा डेल्टा एच। ठीक है, दिस इज डेल्टा एच, प्रोडक्ट ऊपर है, तो अभी प्रोडक्ट माइनस रिएक्शन यानी कि ये पॉजिटिव होगी, तो ये एंडोथर्मिक। ठीक है, इस प्रोसेस को एंडोथर्मिक रिएक्शन, एंडोथर्मिक, और एंडोथर्मिक जो होता है डेल्टा एच जो होता है उसका वो पॉजिटिव होता है। ठीक है, और ये जो है ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, और एक्सोथर्मिक रिएक्शन के लिए डेल्टा एच की वैल्यू जो होती है, डेल्टा एच वो नेगेटिव होता है, डेल्टा एच ऑफ द रिएक्शन जो होता है वो नेगेटिव होता है। क्लियर है, ये बात समझ में आ गया, ग्राफ क्लियर है ये सबको? यस इसमें 2-3 डेफिनेशनें बनेंगी, बस डेफिनेशनें ध्यान रखनी है। थ्रेशोल्ड एनर्जी के लिए क्या निकालना है, थ्रेशोल्ड एनर्जी मैंने सबसे ऊपर डॉट लगा रखे हैं, वहां ऊपर थ्रेशोल्ड एनर्जी लिखा हुआ है, और वही जो ट्रांजिशन स्टेट है, मतलब रिएक्टेंट को एक ट्रांजिशन स्टेट से गुजरना पड़ता है और उसके बाद में वो प्रोडक्ट बनते हैं, सीधे प्रोडक्ट नहीं बन सकते। अगर उनकी एनर्जी कम भी है तब भी कैसे बन जाएंगे, आपको लगेगा एनर्जी कम है, तो देखो हमें पहले देनी पड़ेगी ताकि कोलिजन उनका फिट हो, और उसके बाद जैसे कोलिजन होगा तो वो फिर अचानक से हमें वापस एनर्जी दे देंगे, तो प्रोडक्ट बनेंगे तो लो एनर्जी पर। ठीक है, लेकिन उन्हें एक बार हाई एनर्जी देनी पड़ती है, उसी को बोलते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। रिएक्टेंट की एनर्जी से जितनी ऊपर तक देते हो आप वो एक्टिवेशन है, और जीरो से, स्टैंडर्ड स्टेट से, जीरो नहीं बोलेंगे, स्टैंडर्ड स्टेट से लास्ट एक्टिवेशन तक थ्रेशोल्ड एनर्जी है। तो हम सीधा थ्रेशोल्ड एनर्जी के लिए एक फॉर्मूला निकाला है यहाँ पर, ये फॉर्मूला आप डायरेक्टली लर्न कर लें तो फिर आपको क्लियर हो जाएगा कॉन्सेप्ट में, कंफ्यूजन नहीं होगी। थ्रेशोल्ड एनर्जी इक्वल एक्टिवेटेड एनर्जी प्लस एनर्जी पोजेस्ड बाय द रिएक्टेंट्स। एक्टिवेटेड एनर्जी जो है यानी एक्टिवेशन की एनर्जी प्लस एनर्जी पोजेस्ड बाय द रिएक्टेंट्स, दैट इज थ्रेशोल्ड एनर्जी। क्लियर है भाई? सर और एक्टिवेशन हमें एनर्जी की कितनी सर हमें डेफिनेशन कितनी मिनिमम, एनर्जी मिलेगी सर क्या हमें कह रहे कितनी हो बेटा? मिलेगी? सर जो हम देंगे वो एक्टिवेशन है, हमें मिलेगी कितनी? मिलेगी डेल्टा एच के बराबर वापस, जब प्रोडक्ट अगर लोअर में एनर्जी में है तो मिलेगी, अगर वो हायर एनर्जी पे बन गए तो मिलेगी थोड़ा। ठीक है, एंडोथर्मिक में हमें देनी पड़ेगी, पॉजिटिव होता है डेल्टा एच, और एक्सोथर्मिक में हमें मिलती है। तो अगर रिएक्टेंट से, वो तो डिपेंड करेगा ना कि रिएक्टेंट की एनर्जी कितनी थी। मान लो रिएक्टेंट की एनर्जी जो है वो 10 जूल है, ठीक है, और प्रोडक्ट की एनर्जी जो 5 जूल है, ठीक है, तो आपको कितनी मिलेगी? 5 जूल मिलेगी, यहां से कैलकुलेशन कर सकते हो। क्लियर है? सर मतलब जो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगी मतलब वो तो एक बार चलाने के बाद फिर चलती रहनी चाहिए कॉन्टिन्यूअस जैसे फायर। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, वो चलती रहती है, एक बार इनिशिएट करना पड़ता है उसको। यस, क्योंकि वो फिर अपने आप को खुद ही एनर्जी दे रही है, एक्टिवेशन एनर्जी वो खुद प्रोवाइड करवा लेगा बाद में। क्लियर है? जो एनर्जी वो रिलीज करेगा, सोचो हमें ये वाली इतनी एनर्जी हमें मिल रही है, ये वाली एनर्जी हमें मिल रही है ना डेल्टा एच के बराबर, मान लो इस एनर्जी का वैल्यू है 5 जूल, ठीक है, तो हर मोल पर हमें 5 जूल एनर्जी मिल रही है, और हमें यहां पर कितनी देनी पड़ रही है ये मान लो,
तो स्टार्ट करने के लिए मुझे 7 जूल देनी है, फिर उसके बाद 2 मोल प्रोडक्ट अगर बन गया तो 10 जूल मिल जाएगी। 10 जूल से वो बार बार प्रोडक्ट बनता रहेगा और वो 5 जूल यूज करता रहेगा। क्लियर है? यस। यस सर। ठीक है, और एंडोथर्मिक में रिवर्स होगा, हमें बार बार उसे हर मोल की एनर्जी हमें ही प्रोवाइड करना पड़ेगी। अब एक्टिवेशन एनर्जी की डेफिनेशन देखो, मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू मेक इक्वल एनर्जी टू थ्रेशोल्ड वैल्यू। थ्रेशोल्ड वैल्यू के बराबर एनर्जी पहुंचाने के लिए मिनिमम एनर्जी कितनी सप्लाई होगी। मैंने इसमें ये नहीं लिखा कि मिनिमम एनर्जी टू रिक्वायर्ड टू रिएक्ट द रिएक्टेंट टू फॉर्म द प्रोडक्ट। जनरली ये डेफिनेशन होती है, ठीक है। इसमें ना बच्चे फिर थ्रेशोल्ड में कंफ्यूज हो जाते हैं। अगर डेफिनेशन थ्रेशोल्ड एनर्जी का जिक्र कर दोगे कि मिनिमम एनर्जी थ्रेशोल्ड तक पहुंचाने के लिए, मतलब थ्रेशोल्ड एनर्जी अलग है, ठीक है, एक्टिवेशन से अलग है। तो वो एक्टिवेशन एनर्जी प्लस समथिंग जो उसकी स्टैंडर्ड स्टेट में एनर्जी होती है, एनर्जी पोजेस्ड बाय द, कह सकते हैं कि रिएक्टेंट, ठीक है। रिएक्टेंट स्टैंडर्ड स्टेट में उसकी एनर्जी होती है। वो स्टैंडर्ड स्टेट के बारे में बोलते लिखते नहीं है, बस सीधा लिख देते हैं एनर्जी पोजेस्ड बाय द रिएक्टेंट्स। क्लियर भाई, आगे बढ़ सकते हैं? यस सर एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक दोनों में यही फॉर्मूला रहेगा ना? हाँ, एंडोथर्मिक जो है वो हमेशा एंडोथर्मिक पॉजिटिव एंथैल्पी होती है, मतलब ऊपर चढ़ेगी जो मैंने ग्राफ बनाया, और एक्सोथर्मिक नीचे आया, ठीक है। और ये जो ग्राफ है ना, ये ओके एक सर। ही बार, मतलब एक ही ट्रांजिशन स्टेट के लिए है। एक ट्रांजिशन स्टेट, अब एक से ज्यादा भी होते हैं, अगर आप हर बार इसको अप्लाई कर रहे हो तो देखो ये फिर ये आ जाएगा, ये मैं बता देता हूँ। एक से ज्यादा ट्रांजिशन बढ़ते ये रिएक्टेंट्स की एनर्जी है, ठीक है। तो यहाँ से रिएक्टेंट शुरू हुए और वो यहाँ गए, फिर उसके बाद में वापस यहाँ आए, और उसके बाद में यहाँ, या कहेंगी 1 मिनट, इससे नीचे प्रोडक्ट बनाते हैं ना। अगर हम इसको वापस ले जाके और यहाँ पर आके, ठीक है, तो ये जो पहली है, ठीक है, ये है ट्रांजिशन स्टेट 1। ये जो यहाँ पर जो एनर्जी है, ये है ट्रांजिशन 2। अचानक से उसकी एनर्जी कम आती है, फिर उसको, मतलब यूं कह लो, पहले एक चीज अलग होगी, ठीक है, फिर दूसरी चीज जुड़ेगी, समझ गए, फिर तीसरी चीज अलग होगी, फिर चौथी चीज जुड़ेगी। तो ट्रांजिशन स्टेट एक से ज्यादा हो सकती है, बट मैंने आपको जो ग्राफ दिया वो सिर्फ एक ट्रांजिशन स्टेट के लिए दिया। यस, समझ में आ गया? यस सर। हाँ बेटा, ठीक है, चलो ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट, अब हमने ट्रांजिशन स्टेट को वहां पर बना के भी देखा, थोड़ा एग्जाम्पलेट करते हैं इसको। तो मान लो ए था, बी था, ठीक है, A2 और B2 दो मॉलिक्यूल्स थे, रिएक्टेंट्स हैं दोनों के दोनों। और इससे क्या हुआ, ठीक है, ये दोनों रिएक्टेंट हैं, और इससे क्या हुआ, ए और बी के बीच में कुछ, यानी ए का बॉन्ड जो है ये वीक होने लग गया, और बी का बॉन्ड भी वीक हो गया, और ए और बी के बीच में हल्के हल्के वीक बॉन्ड बनने लग गए। यानी चारों चीजें एक साथ में दिखाई देती हैं, ठीक है। इसको बोलते हैं एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स या फिर ट्रांजिशन स्टेट। ये है ट्रांजिशन स्टेट, बीच की एक स्टेज, उसके बाद में प्रोडक्ट बन गए। और यहाँ ट्रांजिशन स्टेट को लिए यहाँ लाने के लिए मुझे क्या करना पड़ता है, हाई एनर्जी देनी पड़ती है। उसके बाद अचानक से एनर्जी लो हो जाएगी अगर वो एक्सोथर्मिक है, या फिर अगर एंडोथर्मिक है तो कुछ एनर्जी लो होगी, कुछ लो होगी। ऐसा नहीं कि एंडोथर्मिक है तो सिर्फ हाइट पे ही ग्राफ जाएगा। अब ये मैं ध्यान से दोबारा देख लेना इसको, ठीक है। ये देखो, मैंने एंडोथर्मिक के लिए जो ग्राफ बना रखा है, ये हमेशा हाइट पर जाएगा, यहां तक तो जाएगा एक्टिवेशन एनर्जी तक, ठीक है। ये ई है एक्टिवेशन एनर्जी, यहां तक तो जाएगा, इसके बाद में प्रोडक्ट में बदलेगा वो। अब आप सोचें कि अगर हाइट में है तो क्या ऐसा ग्राफ बन सकता है कि ये रिएक्टेंट है जी, और ये लो ये प्रोडक्ट है जी, और क्या हुआ कि सीधी एनर्जी बढ़ गई? ये पॉसिबल नहीं है, ये ग्राफ गलत हो जाएगा। ये बात समझ में आ गई सबको? यस गाइस, हाँ बेटा, यस सर। क्लियर है ये सबको, है ना? चलिए, तो इसका मतलब ट्रांजिशन स्टेट तो हमेशा आएगी, उसके बाद में एनर्जी कम ही होगी प्रोडक्ट की, भले ही वो एंडोथर्मिक है भले ही रिएक्टेंट है। ट्रांजिशन स्टेट से दोनों की एनर्जी कम होती है, बस फर्क कितना है, एंडोथर्मिक के अंदर वो रिएक्टेंट से ऊपर रह जाती है और एक्सोथर्मिक में रिएक्टेंट से नीचे आ जाती है, बस। टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। अब एक इंटरेस्टिंग सा फैक्टर आता है भाई, एक इंटरेस्टिंग सी चीज है यहाँ पर, टेम्परेचर डिपेंडेंस। टेम्परेचर डिपेंडेंस का मतलब क्या है, ठीक है। आप लोगों ने ये सुना होगा कि रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो 11th क्लास में भी सुन लिया होगा शायद, कि रेट ऑफ रिएक्शन डबल हो जाता है अगर हम 10 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर का राइज कर देते हैं तो, ठीक है। ये सुना है सबने? यस सर।
है ना, डबल या ट्रिपल हो जाता है। तो वो किस रेंज में जाता है और किस चीज को फॉलो करता है, वो यहाँ पर है टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। टेम्परेचर कोफिशिएंट की एक वैल्यू होती है n, दैट इज n, और वो किसके इक्वल होता है, k एट t डिग्री प्लस 10 डिग्री और k एट t डिग्री सेल्सियस। ठीक है, इन दोनों का डिवाइड, यानी कि जिस टेम्परेचर पर वो पहले थी रिएक्शन, उस टेम्परेचर के ऊपर के की वैल्यू क्या थी। आपको पता है के जो है ना वो टेम्परेचर डिपेंडेंस होता है, के की वैल्यू बदल जाती है। के क्या है, रेट कांस्टेंट। रेट कांस्टेंट की वैल्यू जो है टी डिग्री सेल्सियस पर, और ऊपर आएगा उसके रेट कांस्टेंट की वैल्यू टी प्लस 10 डिग्री सेल्सियस पर। क्लियर है, इन दोनों का डिवाइड होता है एन, और एन की वैल्यू यानी ये एन जो है ना वो रेट ऑफ रिएक्शन ही है। ठीक है, तो वो रेट ऑफ रिएक्शन जो वो डबल या ट्रिपल हो जाता है, रेट कांस्टेंट नहीं, रेट ऑफ रिएक्शन, और उसी को टेम्परेचर कोफिशिएंट कहते हैं। डबल से ट्रिपल के बीच में, मतलब डबल से जनरली एन की वैल्यू डबल से ज्यादा और ट्रिपल से कम, 2 और 3 के बीच में लाई करती है। हर 10 डिग्री सेल्सियस पर रेट ऑफ रिएक्शन डबल हो जाता है। ये बात क्लियर है बेटा सबको? यस सर। अब इसके बारे में एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगा। ठीक है, बिल्कुल क्लियर है, तो हम जरा नेक्स्ट पेज कर देते हैं, और अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा एक, मेरे को क्वेश्चन बताना अच्छे से। ठीक है, जो आपने देखा स्लाइड में मैं देखना देना चाहता था, ठीक है, क्योंकि उसमें कुछ लिखा हुआ है, अगर आपने पढ़ा हो तो। ठीक है, नहीं भी पढ़ा कोई बात नहीं। तो अगर मैं 1 लाख डिग्री सेल्सियस कर दूं टेम्परेचर, तो फिर तो चुटकियों में इंस्टेंट ऑफ टाइम में रिएक्शन हो जाएगी। यस, हर 10 डिग्री सेल्सियस पर रिएक्शन रेट डबल हो जाता है, तो वो रेज टू देयर पावर हो जाएगा ना, मतलब जैसे रेट ऑफ रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर के लिए सर होता है ऐसा तो कि नहीं वो ही होगा, मतलब कुछ और लिमिटेशंस भी तो होंगी ही होंगी। क्या होंगी, सोचिए जरा, आप कॉमनली सोच सकते हैं, इट्स योर माइंड कि आप आसानी से उसको बता सकते हैं क्या हो सकती हैं और लिमिटेशंस, सोचिए। सर 1 आध लाख डिग्री सेल्सियस पर तो शायद न्यूक्लियर रिएक्शन हो जाए, बात ही हाँ, खत्म। न्यूक्लियर रिएक्शन तो फिर क्या, मतलब हमारा रेट ऑफ रिएक्शन डबल नहीं होगा, हमारी सर रिएक्शन ही अगर नहीं होगी। न्यूक्लियर रिएक्शन हो एक जाएगी तो लाख रिएक्शन करने वाला ही नहीं। हाँ, 1 लाख डिग्री सेल्सियस पर हमारी रिएक्शन ही नहीं हो सकती है। चलो मैं 50,000 डिग्री सेल्सियस कर देता हूँ, न्यूक्लियर रिएक्शन नहीं करवाता, अब क्या रेट ऑफ रिएक्शन हो जाएगा? नहीं होगा सर, पॉसिबल ही नहीं है इतना तो। सर क्योंकि इफेक्टिव कोलिजन बहुत मुश्किल हो जाएगा, मतलब। वो सब तो आसान रहेगा, डोंट वरी, इफेक्टिव कोलिजन सही रहेगा, बट एक्टिवेशन एनर्जी इतनी ज्यादा हाई हो चुकी है कि वो अपने एलिमेंटल स्टेज में आ जाएंगे। एलिमेंटल स्टेज में आप ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को रिएक्शन करवा रहे हो, 10 डिग्री बढ़ाया बढ़ गया, 10 और बढ़ाया फिर से रेट बढ़ गया, 10 और बढ़ाया, और लास्टली क्या होगा, जो प्रोडक्ट बना हुआ है ना, टेम्परेचर इतना हाई हो गया बेटा, प्रोडक्ट बना हुआ वो भी टूट जाएगा। गोट दिस, यस सर। है ना, प्रोडक्ट ही टूट जाएगा भाई। रिएक्शन रेट क्या करेगा, प्रोडक्ट भी टूटने लग जाएगा, रिएक्टेंट भी टूटने लग जाएंगे, और वो एलिमेंटल स्टेज में आ जाएंगे। वो अब प्रोडक्ट बनाएंगे ही नहीं, रिएक्टेंट भी खराब प्रोडक्ट भी खराब, और हाई करते जाओ वो खराब ही खराब रहेंगे। लास्ट में क्या होगा, न्यूक्लियर रिएक्शन, अगर उससे भी हाई कर दिया तो न्यूक्लियर रिएक्शन भी न्यूक्लियर होगी, फ्यूजन। खत्म हुआ, न्यूक्लियर फ्यूजन हो गया, फीजन हो गया, सब जो होना था हो गया। उसके बाद में एक स्टेज आती है वेरी हाई टेम्परेचर, प्लाज्मा स्टेज, जिसके अंदर प्रोटॉन भी टूट जाता है, न्यूट्रॉन भी टूट जाता है, इलेक्ट्रॉन भी टूट जाता है। एटम के अंदर अरे कितने, न्यूट्रॉन स्टार थोड़ी बनाना है लैब में। हाँ वो एक अलग चीज है, लेकिन मैं आपको वहां हाई तक लेके जा रहा हूं। तो आपको, आपने एक चीज सुनी होगी कि एटम के अंदर कितने कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल होते हैं, 3 सुने आपने, प्रोटॉन न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन, इसके अलावा 100 से सत्या। ज्यादा, 100 से ज्यादा है। क्या कह रहा हूँ सोच लेना, 100 से ज्यादा, 5-4 के नाम भी सुने होंगे ना, तो वो भी फेल है। 100 से ज्यादा रिटर्न डाटा बता रहा हूँ, बिल्कुल रेफरेंस बुक भी बता सकता हूँ जहां से मैंने पढ़ा था, जेडी ली है रेफरेंस बुक्स, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, हायर क्लासेस में पढ़ाई जाती है, पढ़ी जाती है। ठीक है, 100 से ज्यादा न्यूक्लियर केमिस्ट्री है उसके अंदर, तो वो न्यूक्लियर केमिस्ट्री में 100 से ज्यादा कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल रिटर्न में है, और वो भरोसेमंद बुक है, ऐसे ही मैं मेरे जैसों ने नहीं लिखी है, कॉमन पर्संस ने नहीं लिखी है। ठीक है, बहुत रिसर्च लेवल के बंदों ने बड़ा मत्था मार के लिखी हुई है। ओके, तो यानी 100 से ज्यादा होते हैं। तो फिर यहाँ पर क्या चीज है, तो देखो जो रेट ऑफ रिएक्शन की बात चल रही है ना, वो इस पे चल रही है, ये याद रखना, T+10 तो है यहाँ पर, और ये है T डिग्री सेल्सियस, बट ये कहता है कि 298 केल्विन, यानी अगर कोई रिएक्शन 298 केल्विन के ऊपर हो रही है, इसका मतलब 25 डिग्री सेल्सियस पर अगर कोई रिएक्शन हो रही है, ठीक है, तो उससे 10 डिग्री हाई करने पर वो, उसका रेट डबल या ट्रिपल हो जाता है, उससे 10 डिग्री हाई करने पर, या फिर किसी और टेम्परेचर पर भी वो डबल या ट्रिपल हो सकता है, डोंट वरी। बट हम स्टार्ट करते हैं 298 से, कम से कम 298 के हिसाब से देखना है। अब हम 1 लाख डिग्री सेल्सियस डायरेक्ट नहीं देखेंगे, वो तो फिर कहानी खत्म। तो वो है ये लिमिटेशन, और वो जो लिमिटेशन होती है ना, तो देखो अब जरा इसका ग्राफ बना के देखें,
इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूँ, इसका ग्राफ बना के देखते हैं। तो यहाँ पर है रेट ऑफ रिएक्शन और टेम्परेचर, है ना, एक तरफ टेम्परेचर रखते हैं, एक तरफ रेट ऑफ रिएक्शन रखते हैं, इस तरफ टेम्परेचर रखते हैं, ठीक है, ये टेम्परेचर बढ़ रहा है और इस तरफ जो वो रेट है और वो रेट इस तरफ बढ़ रहा है, ठीक है। तो टेम्परेचर बढ़ाने पर रेट बढ़ेगा 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 बढ़ेगा, फिर इसके बाद में रेट डाउन आ जाएगा, फिर रेट और डाउन आएगा, समझ गए, और रेट 0 हो जाएगा। यस गाइज, ये ग्राफ समझ में आया, थोड़ा कर्व बनेगा, मैंने थोड़ा फ्लैट सा बना दिया, ये समझ में आया सबको, समझ में आया बेटा ये सबको। अब सही इससे एक लास्ट इंटरेस्ट, हाँ लास्ट में क्या हुआ ये जब लास्ट में? मतलब टेम्परेचर हाई हो रहा है, लेकिन एक लिमिट के बाद में वो रेट 0 हो जाएगा, हमारी रिएक्शन नहीं हो रही अब, ठीक है, ओके सर। है ना। अब एक चीज इससे इंटरेस्टिंग देखो, जनरली क्या होता है, रेट बढ़ रहा है, टेम्परेचर बढ़ रहा है, टेम्परेचर बढ़ रहा है, रेट बढ़ रहा है, ठीक है, स्ट्रेट लाइन होना चाहिए, बिल्कुल पहले स्ट्रेट लाइन ही था, लेकिन उसके बाद में ये नीचे आ गया। नीचे क्यों आया? क्योंकि अब टेम्परेचर जरूरत से ज्यादा बढ़ गया, अब रेट नहीं बढ़ रहा, फिर एक थोड़ा सा फ्लैट चलेगा, उसके बाद में क्या होगा, अब रेट डाउन आना शुरू हो जाएगा, ठीक है, जरूरत से ज्यादा रिएक्टेंट हो चुके हैं, प्रोडक्ट टेम्परेचर हो चुका, प्रोडक्ट भी अब रिएक्टेंट में कन्वर्ट होना शुरू हो चुके, तो डाउन आ गया रेट, फिर और ज्यादा हाई कर दिया तो लास्ट में वो फिनिश, है ना। अब यही होता है क्वांटम केमिस्ट्री में। सर हाँ प्रोडक्ट बेटा, रिएक्टेंट में क्यों बदलेंगे, मतलब प्रोडक्ट फूट रहे हैं तो समझ में आ रहा है, बट जरूरी थोड़ी है कि मतलब शुरू में तो फाइनल रिएक्टेंट में ही बदलेंगे बेटा, शुरू में तो रिएक्टेंट में ही बदलेंगे, रिवर्स रिएक्शन होने लग जाएगी, क्या दिक्कत है, वापस वो ट्रांजिशन स्टेट में जाएंगे। बहुत ज्यादा हो जाएगा टेम्परेचर तो वो देर तक। वेपर ही बन जाएंगे। वो वेपर नहीं, हम उसको बंद रखेंगे ना, कंटेनर में बंद रखेंगे, डोंट वरी, कंटेनर में तो बंद रखेंगे, वरना हमारे सारे रिएक्टेंट उड़ जाएंगे ऐसे तो, वैसे नहीं, गैसेस की सर बात अगर चल रही। प्रोडक्ट पहले से बड़े थे, सॉरी रिएक्टेंट बड़े थे और हमने तोड़ के प्रोडक्ट बना रहे थे, हम्म एंड उसके बाद तो फिर मतलब हम टेम्परेचर बढ़ाने लगे, तब तो फिर वो और तेजी से टूटेंगे टेम्परेचर हाँ बढ़ाने पे। बिल्कुल, तो फिर वो पहले मतलब वापस से रिएक्टेंट नहीं बनेंगे, क्योंकि रिएक्टेंट तो मतलब इनसे बड़े हैं। बड़े हैं कैसे, रिएक्टेंट टूट रहे, मतलब देखो हम रिएक्टेंट ने कोलाइड CH4 किया, सिंपल कोलिजन को मतलब हम सुनो। रिएक्टेंट ले रहे हैं CH4 एंड हम्म प्रोडक्ट है हमारा हाइड्रोजन एंड कार्बन को अलग कर रहे हैं मतलब। ठीक है, तो उस केस में जब हम अलग करते जाएंगे तो एक टाइम के बाद जो हाइड्रोजन और H2 होंगे वो भी अलग होने लगेंगे, वो बट भी, वो वापस से हाँ CH4 तो नहीं बनाएंगे। क्या नहीं बनाएंगे, CH4 नहीं बनाएंगे, ठीक है, CH4 नहीं बनाएंगे, ठीक है। तो मान सकते हो, हाँ वो वाला ग्राफ भी कह सकते हो कि वो वापस रिएक्टेंट के ऊपर आ गए, यहाँ रेट है रिएक्टेंट का, आर मतलब रेट, रेट तो 0 हो गया ना हमारी रिएक्शन का, हाँ फिर मैंने रेट तो जीरो रिएक्टेंट होगा। नहीं लिखा, हाँ मैंने रिएक्टेंट नहीं लिखा कि रिएक्टेंट दोबारा बनेंगे, आई एम नॉट सेइंग दिस, ये आप अपने दिमाग से सोच रहे हो कि रिएक्टेंट दोबारा बनेंगे, शायद मैंने नहीं कहा ये, रिएक्टेंट तो नहीं बनेंगे बेटा दोबारा, लेकिन प्रोडक्ट तो हमारा नहीं बन रहा ना, रिएक्शन प्रोडक्ट खत्म, ऊपर हो रिएक्टेंट जाएगा भी मतलब, खत्म, रिएक्टेंट भी खत्म और प्रोडक्ट प्रोडक्ट भी खत्म, दोनों खत्म, तो रेट 0, दैट इज द रेट, रेट 0 हो जाएगा, जो हम चाहते थे उसका रेट 0, वो रिएक्शन खत्म, समझ गए, यस सर, है ना। यस सर। तो वैसा कुछ होता है, तो ये यहां से आई क्वांटम केमिस्ट्री, मतलब सभी चीजें स्ट्रेट लाइन में नहीं चलती, यहां से आया इंटीग्रेशन, यहां से आया डिफरेंशिएशन, कि यहां से आई लिमिट, कि एक लिमिट में रखिए किसी चीज को, उस लिमिट में वो हर चीज स्ट्रेट लाइन है, दुनिया में हर रूल फॉलो हो सकता है अगर उसकी लिमिट्स में उसको रखा जाए तो, और दुनिया में कोई भी रूल एक नहीं है, एक कोई फॉर्मूला नहीं है अगर उसको लिमिट से बाहर, आप दायरे से बाहर चले गए तो, ये हमें ये चीज सिखाती है, ठीक है। जनरली मैथ में बच्चों को इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन और लिमिट का महत्व समझ में नहीं आता है, उसकी इंपॉर्टेंस क्या है, ये वो इंपॉर्टेंस बताता है कि आप तो स्ट्रेट लाइन चल रहे थे, हमारा रूल क्या कहता है, रेट बढ़ेगा तो टेम्परेचर बढ़ रहा है तो रेट बढ़ रहा है, लेकिन ये तो डाउन आना शुरू हो गया भाई, मोलिक्यूल वैसा नहीं कि हमेशा स्ट्रेट लाइन में हमारी सुनेंगे, उनकी एक लिमिटेशन है, कहां तक, यहां तक ठीक है, इसके बाद में वो खराब हो जाएगा, वो रूल वहां तक एप्लीकेबल है, फिर रूल बदल जाएगा, ठीक है। आपने कभी सुना कि जो थ्योरीज हैं, मोलिक्यूल एटम की थ्योरीज है ना, अलग अलग थ्योरीज पढ़ी होंगी ना, क्वांटम मैकेनिकल मॉडल पढ़ा होगा, उससे पहले थॉमसन मॉडल, फिर थॉमसन जे थॉमसन मॉडल, फिर रदरफोर्ड मॉडल, है ना, फिर उसके बाद बोहर मॉडल, फिर क्वांटम मॉडल, कभी पूछा कि ये गलत मॉडल क्यों पढ़ा रहे हो हमें, जब तुम्हें सीधा पता है कि भाई क्वांटम मॉडल सही है आज के हिसाब से, तो गलत मॉडल क्यों पढ़ाया जा रहा है, कभी सर सोचा एट्थ या के बच्चे पूछा? को अगर क्वांटम मॉडल पढ़ा दिया तो सर वो फेल हो जाएंगे बेचारे। नहीं, एक चीज बताइए कि क्वांटम मॉडल आप लोगों ने पढ़ लिया ठीक है, लेकिन आपने कभी किसी टीचर से पूछा कि सर गलत मॉडल क्यों पढ़ाए जा रहे हैं, हिस्ट्री क्यों पढ़ाई जा रही है, वी आर द स्टूडेंट ऑफ द साइंस, देन व्हाई वी आर स्टडीइंग द हिस्ट्री, दैट्स नॉट द हिस्ट्री, पहले मैं ही बात बता दूं। पुरानी चीज हम पढ़ रहे हैं उसको उसने मॉडिफिकेशन कराया बस, ऐसा थोड़ी है सब सर कुछ मतलब हमने पाया मॉडिफिकेशन करके देता है वो हमें नया।
मॉडिफिकेशन है, एक्सप्लेन करने के पहले लिए वाली कि हम थ्योरी यहाँ तक गलत नहीं पहुंचे है। आर कैसे। यू सेइंग कि सारी थ्योरी सही है, थॉमसन मॉडल तो बिल्कुल जीरो है? सर कुछ तो है उसका भी, कुछ तो उसका भी क्या है हमारे पास। क्या है, यही बताओ क्या मतलब, उससे क्या समझ में आता है? चलो आपकी मान लेते हैं, क्या समझ में आया उससे? सर उसमें कुछ लिमिटेशन है कि कुछ बताया गलतियां था थी, कुछ पर आगे तो कुछ तो उसने कुछ, दिया। देखो एक बात बताओ, क्या इसका मतलब क्वांटम मैकेनिकल मॉडल यूज करते टाइम आप जेजे थॉमसन मॉडल को भूल जाओगे? वो नो बिल्कुल सर। भूल जाते हैं हम, बिल्कुल भूल जाते हैं। बोहर मॉडल तो एकदम ही जीरो, मतलब उन बोहर मॉडल उनको जीरो कर देता है, क्वांटम को। क्वांटम मैकेनिकल मॉडल तो बाद में आता है, बोहर मॉडल जेजे थॉमसन और रदरफोर्ड को बिल्कुल जीरो कर देता है, सर कहाँ चले बिल्कुल गए? जीरो। हम यहीं पर हैं बेटा, बस थोड़ा सा क्वेश्चंस इधर उधर हो गए है ना। चलो कभी फिर बात करेंगे इसके ऊपर, थोड़ा क्लास करते हैं फास्ट एंड फ्रो, ठीक है। तो देखिए रेट यहाँ पर, यानी के रेट है फॉर द मोस्ट ऑफ द रिएक्टेंट, एन की वैल्यू 2 से कम या 2 से ज्यादा और 3 से कम रहती है। रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीजेस ड्यू टू द इंक्रीज इन द नंबर ऑफ इफेक्टिव कोलिजन, इफेक्टिव कोलिजन की वजह से रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ता है, ये रीजन है। और ये टेम्परेचर डिपेंडेंस वाला फॉर्मूला है, ये आपको याद करना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं बेटा, शायद आर्नियस आपकी इक्वेशन। आवाज किसी को ऑडिबल नहीं है, क्योंकि वो कमेंट में पूछ रहा है कि आप कहाँ चले। मेरी आवाज ऑडिबल नहीं है? किसी इंसान को जिसने मतलब कमेंट में पूछा। आप लोगों को ऑडिबल है बेटा? यस सर। यस सर। ठीक है मानसी बेटा, आप रीज्वाइन कीजिए, अभी चली गई थी, ठीक है रीज्वाइन कीजिए, शायद आपके उसमें इंटरनेट में प्रॉब्लम हो सकता है। मीटिंग को रीज्वाइन कर लीजिएगा अगर ऐसा हो तो, ठीक है। ओके सर, देखिए अभी आ गई वापस, अभी चली गई थी बीच में। ठीक है कोई दिक्कत नहीं, अभी आ गई, दैट्स ओके, ठीक है। तो आरएनएस इक्वेशन देखो बेटा क्या है, आरएनएस इक्वेशन के इक्वल रेट कांस्टेंट इक्वल होता है ए एंटी लॉग नेगेटिव ईए बाय आरटी, एंटी लॉग की पावर नेगेटिव ईए बाय आरटी, डायरेक्ट दी हुई है, इसकी कोई डेरिवेशन नहीं है, ठीक है। आपके +2 के अंदर सीधा सीधा आपको सीधा बता रखी है, तो याद करनी है के रेट ऑफ रिएक्शन आरएनएस इक्वेशन के अकॉर्डिंग ए इंटू एंटी लॉग की पावर नेगेटिव ईए बाय आरटी। ईए है एक्टिवेशन एनर्जी, आर है गैस कांस्टेंट, टी है टेम्परेचर, के है रेट कांस्टेंट, और ए जो है वो आर्नियस इक्वेशन का कांस्टेंट है, जिसको बोलते हैं प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर, प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर, ठीक है। दैट इज प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर कांस्टेंट है। इसको फ्रीक्वेंसी फैक्टर भी बोलते हैं। फ्रीक्वेंसी क्या होती है भाई? बाइनरी कोलिजन ऑफ रिएक्टेंट पर सेकंड पर लीटर, एक लीटर में एक सेकंड में नंबर ऑफ बाइनरी, बाइनरी मतलब दो एटम्स आपस में जब टकराते हैं, बाइनरी कोलिजन कितने हो रहे हैं, वो होता है फ्रीक्वेंसी। और फ्रीक्वेंसी फैक्टर भी बोलते हैं इसको ए, यानी कि ए से मल्टीप्लाई करके इसको फ्रीक्वेंसी फैक्टर इस तरह से बता देंगे। क्लियर है? ये समझ में आ गया कि इसमें क्या यस क्या है। सर। और इसी को ईए एंड ए, अब ये देखो वो तो था ईए और ए, एक्टिवेशन एनर्जी और बाइनरी ये फ्रीक्वेंसी फैक्टर, इन दोनों को कोलेक्टिवली आर्नियस पैरामीटर भी बोलते हैं, ठीक है। ये दोनों कोलेक्टिवली आर्नियस पैरामीटर भी कहे जाते हैं, दैट्स इट। तो ये अब आपको याद होना चाहिए। ए की वैल्यू हम बाद में डिस्कस करेंगे कि वो क्या होती है। तो यहां देखिए के इक्वल ए इंटू ई और एंटी लॉग की पावर ई ए बाय आर टी, ये सिंपल इक्वेशन फिर से मैंने लिखी, और इससे हम काम की इक्वेशन डिराइव करने वाले हैं। दोनों तरफ लॉग कर दिया, नेचुरल लॉग के, अब नेचुरल लॉग के, और अब देखो जरा ई ए बाय आर टी, ये एंटी लॉग था ना, ये वाली चीज एंटी लॉग है। एंटी लॉग का जब नेचुरल लॉग हो जाता है तो एंटी लॉग कट जाता है, तो माइनस ई ए बाय आर टी आपके पास में डायरेक्ट आ जाएगा, ठीक है। तो इसका एंटी लॉग कट गया, और ए के साथ कुछ नहीं था तो उसका नेचुरल लॉग लग गया इसके साथ। यस, ये स्टेप समझ में आ गया सबको? यस सर। ठीक है, नेचुरल लॉग के इक्वल नेचुरल लॉग ए माइनस ई ए बाय आर टी। फर्दर T1 T2 एंड K1 K2 के लिए, यानी हम एक इक्वेशन लेंगे T1 के लिए, एक दूसरी इक्वेशन लेंगे T2 के लिए, और सेम एज इज K1 और K2 के लिए। तो हमने पहले K1 के लिए इक्वेशन ली, नेचुरल लॉग सेम इक्वेशन है, K1 इक्वल नेचुरल लॉग ए माइनस ई ए बाय आर टी 1। नेक्स्ट इक्वेशन नंबर सेकंड, नेचुरल लॉग K2 नेचुरल लॉग ए नेगेटिव ई ए बाय आर टी 2 सेकंड के लिए, दोनों को इक्वेशन सेकंड में से माइनस करेंगे इक्वेशन 1 को, ठीक है। तो K2 माइनस K1 आएगा, नेचुरल लॉग K2 माइनस K1, नेचुरल लॉग K2 माइनस K1 को हम नेचुरल लॉग K2 बाय K1 लिख सकते हैं। और उस तरफ क्या आएगा, ई ए आर टी 2 माइनस माइनस का ई ए बाय आर टी 1, ठीक है। अब उस माइनस को सॉल्व करेंगे तो ई ए बाय आर टी 1 प्लस हो गया, मैंने प्लस वाले को इधर लिख लिया, ये प्लस वाला इधर आ गया, बस और कुछ नहीं किया। माइनस वाला उसी तरफ रखा, दैट्स इट, ठीक है। फर्दर नेचुरल लॉग K2 बाय K1, अब ई ए बाय आर जो है दोनों में कॉमन है, ई ए बाय आर ध्यान देना दोनों में कॉमन है, इसको बाहर निकाल लिया, 1 बाय T1 माइनस 1 बाय T2,
T1 T2 को एलसीएम लेंगे तो ऊपर बनेगा T2 माइनस T1 डिवाइड में T1 T2 EA बाय R सेम टू सेम नेचुरल लॉग K2 बाय K1, दैट्स इट। अगर आप इसे नोटबुक पे लिखेंगे बहुत आसान है, सिर्फ एक इक्वेशन याद रखनी है और वो कौन सी है, K इक्वल A इंटू एंटी लॉग नेगेटिव EA बाय RT। उसी को दो बार लिख दो, T1 T2 की फॉर्म में, K1 K2 की फॉर्म में, दोनों को माइनस कर दो, सीधा आपके पास में रिजल्ट आएगा। अब इसके साथ हमें लॉग लगाना है, ठीक है। जिन्हें लॉग में थोड़ा बहुत अगर दिक्कत हो, कोई मेडिकल का स्टूडेंट हो, वैसे आप लोग मेडिकल के नहीं है ना, नॉन मेडिकल है सभी, तो अगर कोई मेडिकल का स्टूडेंट हो, नेचुरल लॉग के आगे बस नेचुरल लॉग को कन्वर्ट करते हैं 2.303 लगा दीजिए, लॉग लगा दीजिए यहाँ पर, दैट्स इट, ये कन्वर्ट हो गया। फर्दर अब लोग ये जो 2.303 था ये नीचे डिवाइड में चला जाएगा, तो 2.303 आर नीचे डिवाइड में आ गया, ये EA बाय, दैट्स इट। और T2 माइनस T1 T1 T2 log K2 बाय K1, दैट विल बी द रिजल्ट। यस गाइस, क्लियर है सबको ये यस सर। रिजल्ट समझ में आ गया, ठीक है। अब इस रिजल्ट के बेस पर हम यहाँ पर एक ग्राफ बनाएंगे, इसी इक्वेशन का ग्राफ, आर्नियस इक्वेशन का ग्राफ है ये, ध्यान रख लेना। ग्राफ बिटवीन log K वर्सेस 1 बाय T। हमारे पास इक्वेशन थी K इक्वल A एंटी लॉग की पावर नेगेटिव EA बाय RT। इसका नेचुरल लॉग की हमें log के चाहिए, अब ध्यान लेना हमें log के चाहिए, तो सबसे पहले नेचुरल लॉग ये वही सेम टू सेम इक्वेशन लिखी है, नथिंग स्पेशल इन दिस, ठीक है। नेचुरल लॉग A माइनस EA बाय RT 2.303 log, अब देखो नेचुरल लॉग का हमने बना दिया log, ठीक है, तो ये आ गया log की फॉर्म में। इस तरफ ये नेचुरल लॉग था, उसमें नहीं था, पहले वाली में जिसमें माइनस कर रहे थे एक ही तरफ नेचुरल लॉग लगा हुआ था, यहाँ दो तरफ नेचुरल लॉग है, ये ध्यान दे लेना, ये थोड़ा सा डिफरेंस है, तो डेरिवेशन के टाइम पे मिस्टेक मत करना। यहाँ दो बार 2.303 आएगा जब ग्राफ बनाएंगे log A नेगेटिव EA बाय RT। मुझे क्या चाहिए, अब जरा देखो, log K चाहिए, log K यानी 2.303 को इस तरफ ले गया तो वो क्या आएगा, दोनों से डिवाइड हो जाएगा, जब इससे डिवाइड, ये टर्म जब इससे डिवाइड होगी तो ये तो आ गया 1, तो ये आ गया 1 log A1, और जब इससे डिवाइड होगी ये टर्म तो ये नेगेटिव EA बाय 2.303 RT। ये स्टेप समझ में आया, ये यहां से आया। यस गाइज, क्लियर है बेटा? यस सर। यस सबको सर। क्लियर है, किसी को डाउट तो नहीं है ना? ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं इसी में। तो मुझे क्या करना था, log के चाहिए था, 1/t चाहिए था, तो यहाँ 1/t आ गया, तो m की वैल्यू कितनी आई, अब जरा देखो स्लोप कितना आ रहा है, m इक्वल नेगेटिव माइनस EA EA बाय, बाय R। हाँ 2.303 R आएगा, ये है हमारा m। नेगेटिव है तो नीचे की तरफ आएगा स्लोप, सिंपल सी बात है, ठीक है। तो ये स्लोप आ गया, और m की जगह इसको स्लोप लिखते हैं, वो ज्यादा बेटर है, ठीक है। ओके, तो ये आ गया आपका स्लोप, और फर्दर नीचे की तरफ, क्योंकि नेगेटिव है तो नीचे की तरफ आएगा, है ना, टीचर की क्लिक की बजाय ऐसे आएगा उल्टा। और फर्दर c की वैल्यू, c है log A, इंटरसेप्ट ए आ जाएगा, log ए आ जाएगा। ठीक है, वो log A आ जाएगा, यानी कि यहाँ पर जहां से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, ये है log A। ओके, तो ये आ जाएगा इंटरसेप्ट, log A जो है वो इंटरसेप्ट है, ठीक है, दैट्स इट। और इस तरह से हमारा सीधा ग्राफ आ गया 1/t में, क्लियर है? तो ये ग्राफ आना चाहिए, इस ग्राफ के ऊपर कई बार क्वेश्चंस आते हैं और इस ग्राफ से कई बार सॉल्यूशंस भी मिलते हैं। ओके, तो फर्दर ये समझ में आ गया, बस आर्नियस इक्वेशन और उसका ग्राफ है, ये ग्राफ बिटवीन लिखा हुआ वो आर्नियस इक्वेशन के लिए ही है, बस ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखिए, इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट ऑन रेट ऑफ रिएक्शन। भाई अब अगला टॉपिक है, कैटलिस्ट क्या असर डालता है। वैसे तो +2 के स्टूडेंट्स हैं तो कैटलिस्ट के बारे में पहले जरूर सुना होगा, बट मैं उसको जीरो से स्टार्ट करता हूँ। ए था कोई रिएक्टेंट मेरे पास, फिर बी था, और एक कैटलिस्ट था सी, ठीक है। तो ये आपस में रिएक्शन कर रहे थे, कोई दिक्कत नहीं है, ए और बी। तो यहाँ देखो मैंने एक ग्राफ बना रखा है, तो इसके अंदर यहाँ से स्टार्ट हुआ हमारे रिएक्टेंट, तो रिएक्टेंट जो थे इस जगह पर गए, EA विदाउट कैटलिस्ट, ये आप देख सकते हैं, EA एक्टिवेशन एनर्जी विदाउट कैटलिस्ट, मतलब मुझे यहाँ तक एनर्जी देनी पड़ी रिएक्टेंट्स को ताकि ये रिएक्शन कर सके। बट जब मैंने सी डाल दिया तो देखो EA जो था यहाँ पर, ये अब आपको दिख रहा होगा, EA विद कैटलिस्ट, कैटलिस्ट के साथ एक्टिवेशन एनर्जी कम हो गई। बस कैटलिस्ट यही काम करता है, एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देता है। तो क्या ये रिएक्शन को शुरू कर सकता है? नहीं, ये रिएक्शन को स्टार्ट नहीं कर सकता, बट स्टार्ट रिएक्शन में एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देता है, जिससे प्रोडक्ट जो है वो जल्दी बनने लग जाते हैं। क्यों? एक्टिवेशन एनर्जी कम है और मैंने उनको एक्टिवेशन दे रखी हो पूरी ऊपर तक, तो जितना ज्यादा एक्टिवेशन एनर्जी से जितना ज्यादा हाई एनर्जी होगी, रेट ऑफ रिएक्शन उतना बढ़ जाएगा। हर 10 डिग्री पर डबल या ट्रिपल हो जाता है, याद रखना वो लिमिटेशन वाली बात, हर 10 डिग्री पर डबल से ट्रिपल हो जाता है, बट लिमिटेशन जरूर याद रखना,
जो मैंने बताई थी कि वो भाई 298 से शुरू करते हैं या एक लिमिटेड सा टेम्परेचर के बीच में रेंज में रखते हैं, और उससे बन रहे प्रोडक्ट प्रोडक्ट बन रहे हैं नीचे की तरफ, यानी ये क्या है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है डेफिनेटली। ठीक है, ये अब आपको पता होना चाहिए, प्रोडक्ट नीचे बन रहे हैं तो इसका मतलब ये एक्सोथर्मिक है। ठीक है, यहाँ नहीं लिखते इसको, एक्सोथर्मिक छोड़ देते हैं, है ना। कैटलिस्ट तो होता क्या है, कैटलिस्ट क्या करता है, ए और बी के साथ में, दोनों के साथ सी ने देखो बॉन्ड बना रखे हैं, सी हल्का हल्का बॉन्ड बना रहा है, तो ए और बी के बीच का बॉन्ड जो है ये वीक हो जाएगा। ठीक है, ये वीक बन गया, तो ये वीक बॉन्ड बन गया, क्यों, क्योंकि सी ने इसके साथ में कुछ बॉन्ड बनाया, इसकी वजह से ये वीक हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, इसी के अंदर देखो, अब ए और बी बन गए और सी वापस रीजनरेट, कैटलिस्ट रीजनरेट हो जाता है। जनरली कैटलिस्ट 100% रीजनरेट हो जाता है, लेकिन हायर क्लासेस में आप पढ़ेंगे कि कैटलिस्ट जो है थोड़ा बहुत रिएक्शन में खराब भी होता है। ठीक है, उसका भी रेट आएगा कि कैटलिस्ट कितना खराब हुआ, उसका रेट भी आपको पढ़ने को मिलेगा, बट वी विल नॉट गो इनटू द डेप्थ ऑफ दैट। और पोटेंशियल एनर्जी इस तरफ बढ़ सर रही ये है। केमिस्ट्री वालों को मिलेगा या इंजीनियरिंग वालों को भी करना पड़ेगा? क्या बेटा, ये वाला कैटलिस्ट वाला? मतलब इतनी सारी चीजें जो आप हम डिस्कस करते रहते हैं। हाँ, वो मैं सिर्फ हायर क्लास के हिसाब से बताता हूँ कि हायर क्लास में अगर आप केमिकल इंजीनियरिंग करेंगे तो सब करना पड़ेगा। ठीक है, अगर आप तो मतलब मैकेनिकल में, हम लोग बच जाएंगे। हाँ मैकेनिकल में जाते हैं, कंप्यूटर वाले में जाते हैं, तो वहाँ ये सब कुछ नहीं मिलेगा आपको। ठीक है, वो जो मैं हायर के लिए बोलता हूँ, वो ये वाली केमिस्ट्री भी नहीं मिलेगी, बट ये केमिस्ट्री बेसिकली आपको जरूरी है, क्योंकि कुछ केमिकल्स की समझ तो होनी चाहिए, मटेरियल केमिस्ट्री की समझ होनी चाहिए कि कौन सा मटेरियल यूज करें, कोई ना कोई बात आपको पता होनी चाहिए। बहुत सारे सर सब्जेक्ट कुछ चीजें पढ़ेंगे तो आप। कॉमन सेंस के लिए भी आनी चाहिए साइंस की, वो तो मैं सोचता हूँ कि आर्ट्स वालों को ही पढ़ाया जाना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल सही, देखा जाए तो नॉर्मल बेसिक चीजें तो सबको पढ़ाई जानी चाहिए, बट जो नहीं इंटरेस्टेड तो उसके साथ जबरदस्ती नहीं किया जा सकता। खैर, तो इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट ऑन ईए। ठीक है, तो ईए का ये इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट है, डेल्टा एच, और ये सारा ग्राफ तो आपको अब समझ में आ गया होगा कैटलिस्ट क्या काम करता है। सिर्फ एक्टिवेशन एनर्जी को डाउन कर देता है, रेट ऑफ रिएक्शन जिसकी वजह से फास्ट हो जाता है, क्योंकि कोलिजन सर ग्राफ फास्ट हो नीचे जाएगा। कैसे आ रहा है? सॉरी बेटा, क्या? सर ये ग्राफ नीचे कैसे आ रहा है रिएक्टेंट से जो आपने ओरिजिन से मिलाया नहीं? देखो, मैंने प्रोडक्ट बनाए, प्रोडक्ट मैंने लोअर एनर्जी बनाए, मतलब एक्सोथर्मिक रिएक्शन वाले। ठीक है, प्रोडक्ट लोअर एनर्जी, आप वो नीचे तक ले सकते हो ग्राफ, कोई बात नहीं, वो तो नीचे तक लाइन खींच के नीचे तक ले लो, बस वो आधा अधूरा सा मैंने वही छोड़ दिया कि प्रोडक्ट नीचे बनेंगे, बस इतना बता रखा। ठीक है, वरना मैं उसको और ऊपर करके वैसे बना सकता था, एक ही बात है वो, डोंट वरी, आप इसको ऐसे जोड़ सकते हो, देखो इसे ऐसे करके ऐसे जोड़ दो, लो ये रिएक्टेंट की एनर्जी थी, वो पूरी थ्रेशोल्ड हो गई। ठीक है, इस तरह से आप इसको जोड़ सकते हो यहाँ, ये ऐसे। ठीक है, ये फिर से गलत बन रहा है ना, थोड़ा नीचे आएगा। ठीक है, ऐसे जोड़ सकते हो आप अभी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। ओके, आगे बढ़ते हैं बेटा। कोलिजन थ्योरी ऑफ केमिकल, अब देखो कोलिजन थ्योरी ऑफ केमिकल रिएक्शन, कोलिजन थ्योरी क्या कहती है, कोलिजन फ्रीक्वेंसी, नंबर ऑफ कोलिजन पर सेकंड पर यूनिट वॉल्यूम, इट इज नॉर्मली 10⁻25 टू 10⁻28, ये 10⁻25 से 10⁻28 होती है भाई। ठीक है, और एक मिनट रुकिए, अब मैं इसको, ठीक है, और नेक्स्ट पेज एडिट करते हैं एक। अब यहाँ पर मैंने उस कोलिजन थ्योरी को आपको डायरेक्ट एक पेज शो कर रखा है। ठीक है, मुझे आज ये लेक्चर खत्म करना था, तो मैंने इसको इसके ऊपर लिखने की बजाय, इसमें मेरे को टाइम लगता है ज्यादा बेटा, तो मैंने इसको क्या किया कि क्या बोलते हैं उसको, किसी और चीज के ऊपर रिटर्न कर लिया, और उसके बाद में थोड़ा सा ये पेज ही डायरेक्ट फोटो खींच के ये डायरेक्ट डाल दिया। ठीक है, पहले पेज हैंड पे था रिटन। पहले, हाँ फिर वो कुछ और था। ठीक है, बट आपके नोट्स आपको सही मिलेंगे, इसमें पढ़ने में आपको इजी रहेगा, डोंट वरी। ठीक है, हाँ सर तो अब सही देख, है, ज्यादा अच्छा है है ये। ना, हाँ तो देखिए यहाँ पर क्या है, कोलिजन थ्योरी ऑफ केमिकल रिएक्शन हम ये करने वाले हैं। ठीक है, इसके बाद तो इसमें क्या, कोलिजन फ्रीक्वेंसी आपको पता होना चाहिए। कोलिजन फ्रीक्वेंसी क्या होती है, मैंने बोला था ना आपको कि एटम्स आपस में टक्कर लगा रहे हैं, टक्कर लगाने से ही मॉलिक्यूल बनेगा। ठीक है, लेकिन वो टक्कर जो है, वो कोलिजन जो है, वो उतना परफेक्ट होना चाहिए, मतलब उतना होना चाहिए कि आपस में वो जुड़ जाएं, वरना वो गड़बड़ करेंगे। ठीक है, तो यहाँ मैं उसको परफेक्टली बताऊंगा कोलिजन फ्रीक्वेंसी क्या होती है, ये बस आप ध्यान दे लो। नंबर ऑफ कोलिजन पर सेकंड पर यूनिट वॉल्यूम, 1 लीटर में, 1 लीटर वॉल्यूम में 1 सेकंड में कितने कोलिजन होते हैं, आप 1 सेंटीमीटर क्यूब में भी निकाल सकते हैं, डोंट वरी। ठीक है, 1 लीटर में भी। और जनरली क्या होता है, इट इज नॉर्मली 10⁻25 टू 10⁻28, 10 के पीछे 28 जीरो, 10 के पीछे 25 जीरो, और से ये इसके लीटर बीच का में। है? सर हर्ट्ज हाँ, होगा ना, हर्ट्ज। पर सेकंड पर लीटर ऑफ वॉल्यूम, यस।
मीटर क्यूब होगा शायद, ये एसआई यूनिट में होगा तो मीटर क्यूब होगा, ठीक है, पर सेकंड पर मीटर क्यूब ऑफ वॉल्यूम। 1 मीटर क्यूब में इतने सारे कोलिजन होते हैं आपस में गैस के मॉलिक्यूल्स में, ठीक है। बाकी की कंडीशन स्टैंडर्ड रखी जाती है, स्टैंडर्ड टेम्परेचर स्टैंडर्ड प्रेशर के हिसाब से, तो वो कोलिजन फ्रीक्वेंसी होती है। वो बाद में हर किसी की वेरी करती है, ये भी याद रख लेना। फ्रीक्वेंसी उसी के ऊपर मॉलिक्यूल डिपेंड करता है, बट नॉर्मल कोलिजन्स इतने होते हैं। ये नॉर्मली लिखा हुआ है ना, यानी रूम टेम्परेचर 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर के ऊपर 1 मीटर क्यूब का कोई अगर अपने पास डब्बा है तो उसमें नॉर्मली इतने कोलिजन्स तो होते ही हैं, और हमें इससे ज्यादा चाहिए ताकि वो मॉलिक्यूल रिएक्शन कर सके। दैट्स इट, गॉट दिस गाइस? यस सर। पर सेकंड पर यूनिट वॉल्यूम याद रखना, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। पर सेकंड पर यूनिट वॉल्यूम, सिर्फ 2 ही वर्ड हैं, नंबर ऑफ कोलिजन तो आपको पता ही रहेगा, पर सेकंड पर यूनिट वॉल्यूम, दैट इज द वर्ड आई वांट टू टेल यू। और अगर फिर से मैं बात करूंगा कि बीएससी में जो है ये कोलिजन की फ्रीक्वेंसी, नंबर ऑफ कोलिजन, उसका भी फॉर्मूला सिग्मा समथिंग समथिंग करके, और फिर हायर क्लासेस में तो वो इतना बड़ा फॉर्मूला होता है सिर्फ ये कोलिजन को निकालने के लिए, ठीक है, लेकिन आपके वो सिलेबस में नहीं है, ठीक है। ये चीजें इसलिए बताई जाती हैं कि आपका माइंड अगर आगे तक चले, आपको लगे कि सर इस बस इतना ही है, ये तो आसान ही था, तो इसमें कुछ और कॉम्प्लेक्सेशन डालते हैं हम, इसीलिए ऊपर वाली पढ़ाई और मुश्किल होती है। दैट इज वाई अभी आपको सिर्फ बेसिक सिखाया जा रहा है। मेरा असलियत में डराने का मीनिंग नहीं, और आपको डरना भी नहीं चाहिए इस बात से, बट आपको पता होना चाहिए कि क्या चल रहा है। समझ गए ना बेटा? तो लाइफ में क्या हो रहा है, हम कितना साइंस में तरक्की कर चुके हैं, कहाँ प्रॉब्लम्स आती हैं हमें, तो वो चीजें आपको जरूर पता होना चाहिए। कई बच्चे तो बेचारे ऐसे सोचते हैं कि सब स्मूथ ही है, साइंस ने सारी तरक्की कर ली है, 100% डन है, हमारे तो कुछ समझ में नहीं आता। पर ऐसा नहीं है, साइंस में कहीं कहीं प्रॉब्लम्स है, इसी वजह से आज भी रिसर्चेज हो रही है। अब आगे देखते हैं, बस इसको फिनिश करते हैं, ये पेज लास्ट है आपके लिए, नथिंग स्पेशल इन इट। तो हमें पता भी रेट क्या होता है, यू नो दिस वेरी वेल आई थिंक, ठीक है, एवरीवन नो दिस। रेट क्या होता है? dx बाई dt, रिएक्टेंट की फॉर्म में है, ठीक है, वो माइनस हो रहे हैं रिएक्टेंट, और हम उसको लिख सकते हैं जेड ए बी इंटू एफ। अब जेड ए बी क्या है भाई? जेड ए बी इज द कोलिजन ऑफ ए एंड बी इन पर सेकेंड पर यूनिट वॉल्यूम। क्लियर है? और रिएक्शन कौन सी है? ए और बी से प्रोडक्ट बन रहे हैं। बेटा ये समझ में आ रहा ना? रिएक्शन कौन सी है? रिएक्शन नीचे लिखी हुई है, ए और बी से प्रोडक्ट बन रहे हैं। तो अगर आप इसका रेट ऑफ रिएक्शन जानना चाहते हैं, तो एक तो रेट ऑफ रिएक्शन हमने ये किया था dx बाई dt, अब उसको हम रेट ऑफ रिएक्शन को ऐसे भी डिटरमाइन कर सकते हैं, जेड ए बी इंटू एफ। एफ इज द फ्रीक्वेंसी और जेड ए बी कोलिजन है, कोलिजन ए और बी पर सेकंड पर यूनिट वॉल्यूम। कोलिजन हो गए, लेकिन कोलिजन फ्रीक्वेंसी से मतलब कोलिजन एंड एफ फ्रैक्शन, सॉरी एफ फ्रीक्वेंसी नहीं है, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स है, ठीक है। जेड ए बी जो है वो कोलिजन फ्रीक्वेंसी है, ये है फ्रीक्वेंसी, उल्टा बता रहा हूं मैं ना। और एफ जो है वो फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल हुज कोलिजन इज इफेक्टिव। अब ये इफेक्टिव कोलिजन क्या होता है? क्या कोई मेरे को इसके बारे में बता सकता है? एफ इज फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स हुज कोलिजन इज इफेक्टिव। कोलिजन मतलब कोलिजन के मतलब इफेक्टिव होने का मतलब एक ऐसा मैंने, कोलिजन जो मतलब इसके अंदर इतनी एनर्जी हो कि वो बाउंड बना पाए। हाँ वो मैंने आपको बताया था ना कि हम वो टिक क्लिक कर रहे हैं, ढक्कन बंद कर रहे हैं, तो ढक्कन बंद करते टाइम पे इतना एनर्जी होनी चाहिए कि वो बॉन्ड बनाए। मतलब कोलिजन तो हो रहे हैं बहुत सारे। जेड ए बी क्या है? कोलिजन फ्रीक्वेंसी पर यूनिट वॉल्यूम पर यूनिट पर सेकंड कितने कोलिजन हो रहे हैं? मान लो कि 10^25 हो रहे हैं, ठीक है, बट उसमें से कितने मॉलिक्यूल्स हैं जो इफेक्टिव कोलिजन कर रहे हैं? तो वो एफ है, ठीक है। कितने? फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल। तो मान लो कि फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल 1/2 कर देता हूं, मतलब 50%। 1/2 फ्रैक्शन का मतलब यहां पर है 1/2 या 1/3 33%, 1/4 25%, 1/5 20%। समझ रहे हो ये बात? एफ मतलब फ्रैक्शन, 1/2 1/3 1/4 1/5 या 3/4 कर दो, 3/4 में कितना आएगा? 75%। यस गाइस, समझ में आ रहा बेटा ये? यस सर। है ना? तो यानी वो है फ्रैक्शन। तो यहां पर हमें ये समझ में आ गया कि फ्रैक्शन तो वो है, चलो ठीक है भाई, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स आ गए। अब ये फ्रैक्शन के अंदर भी एक झोल जाल होता है। अब अगर मान लो कि मैं एक पेन, वापस से एक पेन ले रहा हूं, आपके सामने ये पेन है, ठीक है, और इस पेन के अंदर देखो, वो दूसरे वाला वही पेन उठाते हैं, ठीक है, वो कोरेक्शन पेन। तो कोरेक्शन पेन देखो, अब अगर इस कोरेक्शन पेन का कोलिजन तो सही हो रहा है पूरी फोर्स से, लेकिन मैं यहां कर रहा हूं, ढक्कन बंद होएगा क्या? नहीं। नहीं होएगा। अगर मैं यहां कर रहा हूं पीछे की तरफ, ढक्कन बंद हो जाएगा, ये लग तो गया, इसके ऊपर गिरेगा नहीं, यस सर। बट ये बाई प्रोडक्ट बन गया, दैट इज बाई प्रोडक्ट। समझ में आया बाई प्रोडक्ट क्या होता है रिएक्शन में? मतलब दूसरे तरह का प्रोडक्ट जो हमें नहीं चाहिए और वो बन सकता है। मुझे जो चाहिए वही थोड़ा बनेगा, कुछ और जगह पर भी तो जुड़ सकता है ना मॉलिक्यूल। तो ये वो है, ये है बाई प्रोडक्ट। समझ में आ गया बाई प्रोडक्ट क्या है?
बट मुझे तो ये चाहिए था कि इसका आगे वाला नोब जो है वो बंद हो जाए। अब ये प्रोडक्ट बन गया। समझ में आ गया बेटा? तो यानी इफेक्टिव कोलिजन तो सही है, कोलिजन तो सही है, सही हो रहा है। किस किस एनर्जी पर हो रहा है? एक्टिवेशन एनर्जी पर कोलिजन हो रहे हैं सारे के सारे 10⁵ एक्टिवेशन एनर्जी, बट वो इफेक्टिव है। वो वाला कोलिजन है इफेक्टिव, यानी जिससे बॉन्ड बन सकता है, ये इफेक्टिव है। अगर सीधा जुड़ा तो बंद हो जाएगा। बट फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल जिसका कोलिजन इफेक्टिव हो वो कितने हैं? 10⁵25 का आधे हैं। ठीक है, 10⁻25 मॉलिक्यूल कोलिजन कर रहे हैं, लेकिन इफेक्टिव कोलिजन का फ्रैक्शन अगर हम करें तो 1/2 है, यानी कि आधे मॉलिक्यूल हैं जो इफेक्टिव कोलिजन कर रहे हैं और बाकी के आधे की एनर्जी कम है। अब बात आती है कि आधे मॉलिक्यूल इफेक्टिव कोलिजन तो कर रहे हैं, बट प्रॉब्लम यहां आ रही है कि वो फिर भी मॉलिक्यूल नहीं बना रहे। ओरिएंटेशन, इस वर्ड को बोलते हैं ओरिएंटेशन। तो यहां हमने इसी को ढूंढा है। तो देखो ओरिएंटेशन के अंदर क्या है, सो रेट इक्वल, तो यहाँ ई की पावर ये है बेटा, ई एंटी लॉग की पावर EA/RT, यही है वो टर्म। दिस इज कॉल्ड बोल्टमैन फैक्टर, बोल्टमैन फैक्टर। तो फ्रैक्शन जो होता है वो इक्वल होता है बोल्टमैन फैक्टर के। ठीक है, जो इफेक्टिव कोलिजन है उसका फ्रैक्शन जो है, ठीक है, वो बोल्टमैन फैक्टर होता है। यानी कि हम ZAB को नंबर ऑफ कोलिजन मल्टीप्लाई में इफेक्टिव कोलिजन, ये दोनों टर्म्स तो हमें क्लियर होगी कि इफेक्टिव कोलिजन मल्टीप्लाई में आएगा। ठीक है, तो यहां पर रेट आ गया, ये रेट इक्वल Z इंटू E की पावर EA/RT। ठीक है, बट अब यहां पर एक और होता है, वो क्या चीज है? प्रॉपर और इम्प्रॉपर कोलिजन, जो मैंने अभी आपको बताया। प्रॉपर कोलिजन, अब यहाँ डायग्राम बना हुआ है, आप सीधा सीधा देख सकते हैं प्रॉपर कोलिजन। ठीक है, मैं फिर से उस डायग्राम को बना देता हूँ। ऑक्सीजन है, सॉरी नाइट्रोजन है इसके बीच में, और यहाँ पर ऑक्सीजन है। एक ऑक्सीजन इधर जुड़ा, एक ऑक्सीजन इधर जुड़ा है। NO2 बनाना है मुझे, N2O4, सॉरी N2O4। तो N2O4 कैसे बनेगा? तो भाई अगर नाइट्रोजन से नाइट्रोजन टक्कर मारेगा, ठीक है, नाइट्रोजन से नाइट्रोजन टक्कर लगाएगा, इन दोनों के बीच में बॉन्ड बन गया, मेरा मॉलिक्यूल बन गया, जो यहाँ बना हुआ है। दिख रहा है सबको? मैं इसको वाइड कर देता हूँ थोड़ा सा, है ना? यस सर। ठीक है, ये देखिए अब थोड़ा आपको बेटर नजर आएगा। ठीक है, तो ये इफेक्टिव कोलिजन, इसको बोलते हैं प्रॉपर कोलिजन, ये है प्रॉपर कोलिजन। अब इम्प्रॉपर कोलिजन क्या होगा? NO2 जो है वो ऑक्सीजन की साइड से इसे टक्कर मारे, जैसे मैं अभी ढक्कन जोड़ रहा था। ठीक है, इसका ढक्कन ये साइड से जुड़ रहा है, यहाँ तो कभी नहीं जुड़ने वाला है, मॉलिक्यूल ही नहीं बनेगा। अगर बाई प्रोडक्ट कब बनता है? जब एक और मॉलिक्यूल पॉसिबल हो। तो अगर पीछे से जुड़ गया तो पॉसिबल है, बाई प्रोडक्ट भी बन सकता है, साइड से जुड़ा तो पॉसिबल ही नहीं है। तो जब तक ये घूम फिर के सीध में नहीं आएगा, प्रॉपर कोलिजन जब तक नहीं होगा, तब तक मॉलिक्यूल नहीं बनेगा। क्लियर है गाइस? ये बात समझ में आ गई बेटा? यस सर। ठीक है, तो यहां देखिए अब क्या हो रहा है। तो इम्प्रॉपर कोलिजन अब आपको समझ में क्लियर हो गया होगा ना, इम्प्रॉपर कोलिजन। अब बात करते हैं इम्प्रॉपर कोलिजन के बाद में इस फैक्टर को अब इंक्लूड करना पड़ेगा। तो ZAB इंटू एंटी लॉग की पावर नेगेटिव EA/RT के अंदर मैंने कर दिया P फैक्टर को इंक्लूड किया। दिस फैक्टर प्रोबेबिलिटी फैक्टर ऑफ प्रॉपर कोलिजन रेट इक्वल, तो रेट आ जाएगा P इंटू ZAB की AB इन मल्टीप्लाई में EA/RT। ठीक है, एज द रेट ऑफ द रिएक्शन डायरेक्टली रिलेटेड टू द रेट कांस्टेंट। तो रेट ऑफ रिएक्शन जो वो डायरेक्टली रिलेटेड होता है रेट कांस्टेंट के। ठीक है, तो वी कैन राइट, हम K को ही सीधा इससे लिख सकते हैं। यानी ये सब K के लिए था, ऊपर रेट ऑफ रिएक्शन था और अचानक से इसने जज्बात पलट दिए और बोल दिया कि ये K है, रेट ऑफ रिएक्शन नहीं है। रेट ऑफ रिएक्शन में जो K होता है उसको निकालने का तरीका है। क्या समझ में आ गया है सबको? हाँ बेटा, यस सर। किसी को यहां तक कोई डाउट है? नो सर। तो समझ लीजिए आज आपका ये रेट ऑफ रिएक्शन वाला हमारा केमिकल काइनेटिक खत्म हो गया। बट ये सिर्फ खत्म हुआ है, मैं फिर से आप लोगों को आगाह कर देता हूँ, हर रोज 5 क्वेश्चन NCERT के जो सोल्ड हैं वो शुरू कीजिए, और सोल्ड खत्म होते ही फिर अनसोल्ड हर रोज 5 क्वेश्चन आपको करने हैं। ठीक है, नेक्स्ट लेसन हम हेलो एल्केन हेलो एरीन स्टार्ट करेंगे। इसको मुझे लेसन को पूरा करना था, इसलिए मैंने कुछ हैंड रिटन किए, कुछ मैंने टैबलेट पे लिख लिए नोट्स। ठीक है, कुछ मैंने नोटबुक पे लिखे, उसके फोटो खींच के डाल दिया। ठीक है, थोड़ा सा, बट आपकी PDF सही बनेगी, डोंट वरी अबाउट दिस। ठीक है, PDF में सर आपको ये साफ तो नजर समझ में आएगा, आ रहा है ना? हाँ, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब आप ये ध्यान रखिएगा कि नेक्स्ट टाइम हम हेलो एल्केन शुरू करने वाले हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप सिर्फ हेलो एल्केन के चक्कर में और सारा सत्यानाश कर दो भाई। ठीक है, व्हाट आई एम सेइंग कि आप इस लेसन को भूल जाओ, मैं नहीं चाहता इस लेसन को भूलो। मेरे लेक्चर 3 4, आज 6th लेक्चर है, ठीक है, तो 5 लेक्चर में कवर है ये।
पहला लेक्चर हमारा कोई उसके अंदर हमने जनरल डिस्कशन किया था, तो 5 लेक्चर में कवर है। आज सिर्फ 2-3 फॉर्मूले डिस्कस हुए हैं, ठीक है, कॉमन चीजें डिस्कस हुई हैं, बट न्यूमेरिकल हर रोज 5 आप लोग करोगे। ये आपका होमवर्क है, डेली यू शुड हैव टू डू 5 न्यूमेरिकल्स। क्लियर है बेटा? यस गाइस, यस सर। है ना? 5 न्यूमेरिकल डेली कीजिए, एनसीईआरटी के सोल्ड। अगर किसी के पास सॉल्यूशंस नहीं है, दूसरे एडिटर्स की बुक में मिल जाता है, नहीं मिल रहे हैं कोई बात नहीं, मुझे बोलिएगा, मैं आपके ग्रुप के अंदर एक पीडीएफ शेयर कर दूंगा जिसमें सोल्ड न्यूमेरिकल्स आपको मिल जाएंगे। गॉट दिस? ठीक है, यस सर। ठीक है। तो अभी एंड करें, किसी को कोई डाउट है तो बताइए। सिर्फ थ्योरेटिकल था, थोड़ी सी डेरिवेशन थी। मैं रिकॉर्डिंग ऑफ कर रहा हूँ, एंड जस्ट टेल मी योर डाउट्स।